Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Very good morning. राधे राधे. Good morning. राधे राधे. राधे राधे. आ जाइए, शुरू करते हैं. ग्रुप थ्योरी. आज ग्रुप थ्योरी का जो टॉपिक है वो बहुत कमाल का है. आज हम पढ़ेंगे ग्रुप मॉर्फिज्म. ग्रुप मॉर्फिज्म या समाकारिता, समूह समाकारिता. ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आइडिया बहुत शानदार है, कमाल का विचार है. समूह समाकारिता या ग्रुप मॉर्फिज्म. ग्रुप मॉर्फिज्म. आपको पता है इस दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे ज्यादा अच्छी और सबसे ज्यादा बुरी चीज क्या है? इस दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली, जिसके प्रभाव अच्छे भी हो सकते हैं और जिसके प्रभाव बहुत बुरे भी हो सकते हैं, वो कौन सी चीज? कौन सी चीज है जो न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा खतरनाक है? न्यूक्लियर वेपन से भी, यानी हजारों हजारों परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक चीज कौन सी है? ऐसी कौन सी चीज है इस धरती पर जो आपके हजारों परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक है? अगर आप हजारों हाइड्रोजन बॉम्ब के बजाय वो एक चीज यूज करते हैं, वो ज्यादा खतरनाक है. जो चीज सबसे ज्यादा खतरनाक है इस दुनिया में, जिससे बड़ी से बड़ी सरकारें डरती है, चाहे वो अमेरिकन सरकार हो, चाहे वो रशियन सरकार हो, चाहे कोई और देश की सरकार हो, जिस चीज से डरती है वो सिर्फ एक है, वो सबसे बड़ा खतरनाक है. वो है आइडिया. आइडिया, विचार. विचार इस दुनिया का सबसे खतरनाक चीज है. विचार. ये अमर होता है. एक बार अगर ये आ गया तो ये अमर होता है, फिर इसको मिटा पाना असंभव है. विचार ये सबसे खतरनाक है. सोचो ये कितना पावरफुल है. ये इतना पावरफुल है कि इसने विश्व युद्ध करा दी. ये इतना पावरफुल है कि इसने दुनिया को दो भागों में बांट दिया. आज अगर हम दुनिया को देखें तो दुनिया दो भागों में बट गई, कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट. कम्युनिज्म क्या है और कैपिटलिज्म क्या है? कैपिटलिज्म क्या है और कम्युनिज्म क्या है? दोनों विचार है. विचार है जिसने दुनिया को दो भागों में बांट दिया. धर्म, धार्मिक, नास्तिक, आस्तिक, ये क्या है? दो विचार है. एक विचार है जो ईश्वर में, परम सत्ता में विश्वास करता है, एक विश्वास नहीं करता. इसने दुनिया को दो भागों में बांट दिया. आस्तिक लोग, नास्तिक लोग. गौर करिए, ये जो चीजें जो चल रही है दुनिया में आज, जो ज्यादा नरसंहार होता है, जो बुरा होता है, वो किस वजह से होता है? विचारों की वजह से. लोग लड़ते किस बात पे? आप देखेंगे पूरी दुनिया में खाने के लिए लड़ाइयां कम हो रही है. पूरी दुनिया में खाने के लिए लड़ाइयां कम हो रही है. जीवन यापन की जो चीजें हैं उनके लिए लड़ाइयां कम हो रही है. दुनिया में जिस चीज के लिए लड़ाइयां होती है, जिसके लिए खून बहाया जाता है, ज्यादा से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, वो सिर्फ विचार है. सिर्फ विचारों के लिए. कभी देखा है आपने कि कोई दो देश रोटी के लिए लड़ रहे हो? रोटी के लिए, रोटी चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, बेरोजगारी दूर करनी है, क्या इसके लिए लड़ते हुए देखेंगे आप? नहीं. किस चीजों के लिए लड़ते हैं? दो देश किस लिए लड़ते हैं? अमेरिका ने वियतनाम के अंदर इतना लंबा लड़ाई लड़ी. अमेरिका ने वियतनाम के अंदर इतनी लंबी लड़ाई लड़ी और लास्ट में हार गया. अमेरिका जितना सर्वशक्तिमान देश वियतनाम जैसे छोटे से देश से हार गया. पता क्यों हारा? वो वियतनाम से नहीं हारा.
एक्चुअली वो जो लड़ाई लड़ रहा था वो विचारधारा से लड़ाई लड़ रहा था, और विचारधारा को दुनिया की कोई ताकत नहीं मार सकती, क्योंकि विचार किसके अंदर है? जैसे आतंकवाद है, वो एक विचार है, किसी के अंदर डाल दिया, आपको पता कैसे चलेगा कि ये आतंकवादी है, ये नहीं है? हाँ, कोई घटना करने के बाद तो आप तय कर पाओगे कि ये आतंकवादी है, लेकिन घटना करने से पहले कैसे पता चलेगा कि किसके अंदर ये विचार भरा हुआ है और किसके अंदर नहीं भरा हुआ? आज इज़राइल ने जो था वो गाज़ा पे अटैक किया और हमास के टेररिस्टों को मार दिया। हमास को नहीं मारा, हमास तो एक विचार है, वो लोगों के अंदर भरा पड़ा है। आने वाली पीढ़ियों में भी चला जाएगा वो। क्या उसको कोई मार सकता है? जवाब है नहीं मार सकता। तो बड़ी प्रॉब्लम जो होती है, सबसे ज़्यादा जो लड़ाई है, अच्छा अमेरिका ने वियतनाम में युद्ध क्यों लड़ा? क्योंकि वियतनाम जो था वो साम्यवादी सरकार तैयार कर रहा था, वो साम्यवादी पटल तैयार कर रहा था। तो अमेरिका को लगा कि मेरा कैपिटलिज्म जो है, जो मैंने दुनिया को एक विचार दिया है कैपिटलिज्म, उसको प्रचार होना चाहिए, वो बढ़ना चाहिए, ना कि साम्यवाद बढ़ना चाहिए, कम्युनिज्म बढ़ना चाहिए। तो उसने लड़ाई लड़ी वहां पे कि नहीं, कैपिटलिज्म लाओ, मेरा विचार लाओ, मेरा विचार लाओ। आज अगर आप धर्मों में देखेंगे तो ज्यादातर धर्मों ने क्या किया? अपने धर्म को यानी अपने विचार को रखा कि मेरा विचार अपनाओ। क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जो बाकी जो जुडिस्ट है और है, इनके बीच का संघर्ष किस बात का था? अगर हम पुराने में जाके देखें तो संघर्ष किस बात का था? संघर्ष इसी बात का था कि लोग मेरा विचार अपनाएं, लोग मेरा विचार अपनाएं। यही लड़ाई थी। गौर करके देखिए तो सब में जो लड़ाई रहती है वो विचार है। विचार बहुत भयानक चीज है, ये खून बहा सकता है। ये अच्छी भी चीज है। मानव का अगर विकास हुआ है तो वो विचारों पे हुआ है। प्लेटो, सुकरात, है ना, अगर इन लोगों को पढ़े, हम इन लोगों के विचार देखें, बुद्ध के विचार देखें, इनके विचार देखें, तो वो सकारात्मक विचार है। दुनिया में सकारात्मक ऊर्जा लेके आते हैं, दुनिया में शांति लेके आते हैं, है ना, शांति लेके आते हैं। तो विचार दो प्रकार के, एक वो है जो इतने खतरनाक है कि देश बर्बाद कर सकते हैं, एक विचार वो भी हैं जो देश या दुनिया में शांति ला सकते हैं, भाईचारा ला सकते हैं। तो जो सबसे खतरनाक चीज होती है, जिससे हर कंट्री डरती है, वो है विचार। विचारों को नहीं आने देती, विचारों को रोकने की कोशिश करती है। इसीलिए आप देखेंगे ज्यादातर जो कंट्रीज है वो अपने लोगों के विचारों पे ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करती है कि कोई विचार बाहर ना आ जाए। फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसको कहते हैं, उसको रोकने की कोशिश की जाती है, क्योंकि अगर एक बार विचार बाहर आ गया और लोगों ने अपनाना शुरू कर दिया तो रोकना नामुमकिन हो जाएगा। एक बार विचार आ गया तो रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो विचारों को ही तो रोका जाता है। सोचिए ये है क्या? ये विचार है। बुद्ध ने क्या दिए थे दुनिया को? विचार दिए थे। अगर आप किसी को देखो, जीसस क्राइस्ट क्या लेके आए थे? अपने साथ विचार लेके आए थे, आइडियाज लेके आए थे कि कैसे इंसान को रहना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए, और इस दुनिया में उसके रहने का तरीका क्या होना चाहिए। यही तो विचार थे। तो जो खतरनाक चीज है वो है विचार। तो हम जो कर हाँ, अब जब हम इस स्थिति पे आ जाते हैं, जैसे आप नॉर्मली 10वीं तक पढ़ते हैं, 12वीं तक पढ़ते हैं, कॉलेज तक पढ़ते हैं, जब आप अपर लेवल पे आते हैं तब आप इन आइडियाज पे बात करते हैं। आज अभी देखेंगे जैसे ग्रुप मॉर्फिज्म है, तो हम यहाँ पे एक आइडिया पे बात करेंगे, एक विचार पे बात करेंगे। और विचार, मैंने पहले भी कहा कि अमर होते हैं। विचार कभी भी नहीं मर सकते, ये चाहे वो बुरे हों और चाहे वो अच्छे हों। आप ये सोचो कि बुरे हैं तो मर जाएंगे, ना, कभी नहीं मरे। अच्छे भी हैं, हाँ, मानने वाले कम या ज्यादा हो सकते हैं, उस विचारों को मानने वाले कम या ज्यादा हो सकते हैं। विचार सदैव जीवित रहते हैं, वो कभी नहीं जाते। एक बार अगर जन्म गए, एक बार उपज हो गई इनकी, तो इनको मिटाया नहीं जा सकता। कितने आतंकवादी संगठन है जो खत्म हो गए और आगे होंगे? कोई ऐसा है जो खत्म हो गया? हो सकता है? जवाब है नहीं। सारे आतंकवादियों को मार दीजिए, जितने भी उसके, तो क्या खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म होगा। तो प्रॉब्लम यही होती है, ये चीज आनी नहीं चाहिए। अगर ये आ गया, ये बुरे विचार आ गए, तो फिर इनको मिटाना नामुमकिन है। ये बड़ा है, कम किया जा सकता है, नंबर्स घटाए जा सकते हैं, लेकिन जब तक रहेगा, जब तक दुनिया रहेगी, तब तक ये रहेगा। तो आज हम जिन लोगों को मानते हैं, जिन लोगों को महापुरुष मानते हैं, जिन लोगों को बड़ा दर्जा दिया जाता है, वो उन लोगों को दिया जाता है जिनके विचार आज दुनिया में जुड़े हुए हैं, चाहे तो सकारात्मक तरीके से और चाहे नकारात्मक तरीके से। आप देख लीजिए, आप इस दुनिया में उन्हीं लोगों को जानते हैं जिन लोगों के विचार आज हमारी दुनिया में विद्यमान है और किसी न किसी तरीके से दुनिया से जुड़े हुए हैं। गौर करिए, आप पूरा इतिहास पढ़िए। इतिहास किसका है? इतिहास उन्हीं लोगों का है जिन्होंने विचार दिए। इतिहास उन्हीं लोगों का है। मेरे दादाजी का नाम तो नहीं है इतिहास में, मेरे परदादा जी का भी नाम नहीं है, और मेरे आने वाली इतनी पीढ़ी थी, किसी का भी नाम उसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे खानदान ने किसी ने विचार दिया ही नहीं। अरस्तु का नाम क्यों आता है? क्योंकि उन्होंने विचार दिया।
प्लूटो का नाम क्यों आता है, चाणक्य का नाम क्यों आता है? तो अधिकतर उन्हीं लोगों का आता है जिन्होंने कुछ ना कुछ विचार रखा। चंद्रगुप्त का नाम आता है, अशोक का नाम आता है, क्योंकि अखंड भारत का विचार रखा। तो कुछ ना कुछ कोई विचार लाता है, वो दुनिया को देता है और हम उसको फॉलो करते हैं, चाहे बुरे भी हों। ऐसा नहीं कि हिटलर को याद नहीं करते, हिटलर को याद इसलिए याद करते हैं कि वो फासिज्म लेके आए थे, नासिज्म लेके आए थे, नाजीवाद लेके आए थे। तो यही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो दुनिया में हर आदमी जो होता है वो किसी न किसी विचार से प्रभावित होता है, चाहे वो मेरे विचार से प्रभावित हो, चाहे एरिस्टोटल से, चाहे और आप लोग भी किसी न किसी को तो मानते हैं। आप उसे मानते नहीं हैं, आप उसके विचारों को मानते हैं, क्योंकि व्यक्ति को क्या मानोगे? व्यक्ति को क्या मानोगे? व्यक्ति तो कुछ होता ही नहीं है, सब कुछ उसके विचार ही होते हैं। तो आप जिसमें विश्वास दिखाते हैं वो उसके विचार होते हैं, और जिससे आप नाराज होते हैं वो भी विचार ही होते हैं। किसी व्यक्ति से आप नाराज हैं तो इसलिए नाराज नहीं कि व्यक्ति उसका नाक बड़ा है इसलिए वो आपको पसंद नहीं आ रहा, जैसा मेरा है, नाक बड़ा है इसलिए पसंद नहीं आ रहा, या कान बड़े थे या मैं काला था इसलिए मैं पसंद नहीं आ रहा ना। विचारों की बात ही चल रही। आप जिसको पसंद या नापसंद कर रहे हैं वो विचार है, जिसे पसंद या नापसंद कर रहे हैं वो विचार है। तो पूरी की पूरी सृष्टि हमारे जिसके इर्द गिर्द बनी होती है वो होता है विचार। उसी के इर्द गिर्द हम चीजों को समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, और वही उसको अजर अमर कर देता है। तो ग्रुप मॉर्फिज्म जो है वो वैसा ही एक विचार है, एक कमाल का विचार है, सकारात्मक विचार है। बस गणित में अच्छी बात आपको ये मिलेगी, विचारों की भीड़ मिलेगी, लेकिन सबके सब विचार जो है वो ग्रुप मॉर्फिज्म होंगे। मेरी बातों को थोड़ा धीरे धीरे सुनिएगा, धीरे धीरे समझिएगा, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। जब भी आप किसी को पसंद या ना पसंद करते हैं, कहीं ना कहीं उसमें आप लोगों की जो विचार है उसी का आदान प्रदान होना, विचार मिलने चाहिए, है ना। मन मतभेद, मत क्या है? विचार। मतभेद है, मतभेद है मतलब विचार भेद है। इसके विचार और मेरे विचार मैच नहीं करते, ये किसी और को फॉलो कर रहा है, मैं किसी और को फॉलो कर रहा हूँ, मैं बुद्ध को फॉलो कर रहा हूँ, ये हिटलर को फॉलो कर रहा है, तो हमारे विचार आपस में, हमारे मत नहीं मिल रहे हैं। तो यानी हर आदमी जो यहाँ पे आता है, इस धरती पे जो भी आता है, उससे पहले स्वतंत्रता होती है अपने विचार चुनने की। फिर हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, हम अलग अलग लोगों के विचारों को अपने जीवन में उतारने लग जाते हैं। इससे मैं सहमत हूँ, इससे मैं असहमत हूँ, इससे मैं सहमत हूँ, इससे मैं असहमत हूँ। कुछ विचारों को हम अपना लेते हैं और कुछ को हम रिजेक्ट कर देते हैं, कहते हैं मैं इसके विरोध में हूँ और इसके मैं पक्ष में हूँ। जिसके मैं पक्ष में हूँ वो चीजें मुझे अच्छी लगने लग जाती है। इस तरीके से मैं दुनिया को भी कई भागों में बांट लेता हूँ। जो मेरे समकक्ष विचार रखते हैं वो अच्छे लोग हैं, जो मुझसे अपोजिट विचार रखते हैं वो बुरे लोग हैं। लेकिन एक समझदार आदमी होता है, वो समझता है कि ये सिर्फ विचार है, ना अच्छे हैं और ना ही बुरे हैं, यहाँ इनका कोई लेना देना नहीं है और मुझे दोनों की ही सुननी चाहिए। तो आप न्यूट्रल हो जाते हैं, जिसे आप न्यूट्रल कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, सेंट्रिस्टिक, मतलब ये क्या है? ये विचार है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। उसमें ही हमारा एक आइडिया और है, एक आइडिया हम और डाल रहे हैं मैथ्स के जरिए, जिसका नाम है ग्रुप मॉर्फिज्म। ठीक है ना। तो सिर्फ गणित को इसी तरीके से लीजिएगा कि गणित में जब भी आप कोई टॉपिक पढ़े तो वो एक विचार है, एक दिया गया विचार है। आगे जाके वो कितना प्रबल रहा, उसने कितने अच्छा इम्पैक्ट डाला या बुरा इम्पैक्ट डाला, फिर वो सब कुछ हम स्टडी करते हैं कि क्या क्या इसके फायदे हो सकते हैं, क्या इसमें अच्छी बात निकल के आएगी, कैसे ये चीजों को ऐड करेगा। तो पहले ग्रुप मॉर्फिज्म को देखते हैं। ग्रुप मॉर्फिज्म में मैंने आपको शुरू में बताया था लास्ट टाइम पे कि हम क्या करना चाहते हैं। हम कुछ ऐसा चाहते हैं, समान कारिता। समान कारिता का मतलब है ऐसा कुछ हो जो पहले ग्रुप में हो रहा हो, सेम वैसा ही सब कुछ दूसरे ग्रुप में जाके भी किया जा सके। जैसे मैंने कल लॉन्ड्री का एग्जांपल लिया था। मान लो आपकी वॉशिंग मशीन खराब हो गई और आपको कपड़े धोने, तो आप अपने पड़ोसी के घर पे चले गए और उनकी जो वॉशिंग मशीन थी वहां पे जाके कपड़े धो लिए। तो धोना तो कपड़े ही था, धोने तो कपड़े ही थे, आप अपनी वाली वॉशिंग मशीन में धो लेते, लेकिन आपको पता लगा कि नहीं, मेरी वॉशिंग मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है, खराब है, तो चलो एक काम करते हैं, आज पड़ोसी के घर जाके धो लेते हैं, या अपने परिवार के किसी और सदस्य के घर पे चले गए, वहां धो के आ गए। तो आपने क्या किया? धोए तो कपड़े ही ना। आप यहाँ नहीं धो पाए तो आपने वहां जाके, या कोई और कारण था कि भाई यहाँ कुछ परिस्थितियां ठीक नहीं थी, पानी आ नहीं रहा था या कुछ और नहीं आ रहा था, तो आपने वहां जाके प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया, आपने अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया। यही समूह समाकारिता है। समाकारिता हमको कहती है कि समान रूप से कारित होगी। अगर कोई चीज आप पहले ग्रुप में ना कर पाए, पहली चीज, अगर कोई ग्रुप है जी, जी और संक्रिया है स्टार, अगर कोई चीज आप पहले ग्रुप में करने में असमर्थ है और ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस चीज को ले जाकर किसी दूसरे ग्रुप में कर सकते हैं। एक दूसरा ग्रुप है जिसका नाम मैंने जी डैश रख दिया। आपको अगर यहां कुछ करने में दिक्कत आ रही है, यहाँ कोई ऑपरेशन संक्रिया करने में दिक्कत आ रही है, तो कोई बात नहीं, आप वहां जाके कर सकते हैं, आप वहां जाके भी
कर सकते हैं, वहां जाके कर लीजिए। लेकिन याद रखिएगा, ऐसे नहीं है कि आप किसी के घर में जाके कपड़े धो सकते हैं, ये भी याद रखना है। जो मैंने शब्द इस्तेमाल किए, कपड़े किसके घर जाके धोएंगे? या तो आपका जानकार हो, जिसके साथ आपका रिलेशन अच्छा हो। मान लो कोई पड़ोसी है, उससे रिलेशन आपके अच्छे नहीं है, और उसके घर अगर आप कपड़े लेके गए तो नहीं बैठेगा, मामला बैठेगा नहीं। फिर कपड़े क्या होगा पता नहीं क्या होगा, लेकिन वो नहीं बैठेगा। तो एग्जाम्पल वो तभी तक काम करेगा जब वो आपका जानकार हो, या वो हो जिसके साथ आप कंपेटिबल हो, जिसके साथ आप कंपेटिबल हो। चाहे आपके घर के आदमी हो, चाहे आपका पड़ोस हो, पड़ोसी भी कंपेटिबल हो सकते हैं, आपके परिवार के सदस्य भी, और आपके परिवार के कई सदस्य ऐसे भी हो सकते हैं जो कंपेटिबल ना हो। तो यहाँ जो दूसरा ग्रुप लेना होगा वो आपको इस तरीके से लेना होगा कि कंपेटिबल हो। यहाँ कंपेटिबल की परिभाषा क्या है, अभी उस पर बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं समाकारिता। समूह समाकारिता का मतलब सीधा सीधा इतना सा है फिलहाल, अभी मैं परिभाषा पे नहीं जाना चाहता, धीरे धीरे कहानी को बढ़ाएंगे कि यहाँ कोई चीज आपको करनी है और यहाँ करने में दिक्कत आ रही है आपको यहाँ कुछ करने में दिक्कत आ रही है। फिर आपने कहा कि यहाँ कर, या दिक्कत आने का मतलब यहाँ है कि यहाँ थोड़ी परेशानी ज्यादा हो रही है, कर तो पा रहा हूँ लेकिन यहाँ परेशानी हो रही है। तो यहाँ परेशानी हो रही है तो मैं एक काम करता हूँ, वहां जाके कर लेता हूँ। तो आप ये वाला काम वहां जाके कर सकते हैं, ये वाला काम आप वहां जाके कर सकते हैं। लोगरिथम आपको याद है, लघु गुणक आपको याद है। लघु गुणक आपको यही कहता है, लघु गुणक कहता है कि भैया आपको गुणा या भाग करने में दिक्कत आ रही है तो कोई बात नहीं, आप वहां जाके कर लो। यहां से कल लोगरिथम में हमने यही पढ़ा था, कल लोगरिथम में हमने यही पढ़ा था। लोगरिथम क्या करता है? यही तो करता है कि आपको गुणा और भाग करने में परेशानी है, तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, आपको गुणा और भाग नहीं करना पड़ेगा, आप यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ पे आपको सिर्फ जोड़ बाकी करना पड़ेगा। जो गुणा भाग है वो यहाँ आके आपका जोड़ बाकी बन जाएगा। फिर जोड़ बाकी करने में तो दिक्कत नहीं है, बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो चलो जोड़ बाकी कर लो और फिर वापस आ जाओ, फिर वापस आ जाओ, आपका काम हो जाएगा। मतलब जो काम यहाँ पे मुश्किल था वो काम वहां जाके आसान हो गया। एक तो समझ ये होगी कि एक तो फायदा ये मिलेगा कि यहाँ का काम हम वहां जाके कर सकते हैं। एक फायदा और मिलेगा, जब ये दोनों ग्रुप जो है समान रूप से कारित होंगे तो हमें इस ग्रुप के बारे में कोई भी जानकारी मिलेगी तो वो जानकारी इसके बारे में भी बताएगी। मान लीजिए आप अपने पड़ोसी के साथ कंपेटिबल है, मैंने आपके पड़ोसी से बात की, तो मैं आपके बारे में भी अंदाजा लगा सकता हूँ कि आप कैसे हैं, क्योंकि आप दोनों कंपेटिबल है। आप दोनों कंपेटिबल है इसका मतलब आप दोनों के विचार मिलते हैं। आप दोनों के विचार मिलते हैं तो आपके पड़ोसी से मैं जो बातें करूंगा और उससे जो बातें निकल के आएगी, ऑब्वियसली बात है वो सारी बातें आपके लिए भी सत्य होंगी, है ना? समझ रहे बातों को? कितना अजीब है पर ये सच है। मैंने भी पहले ही विचार वाला एग्जाम्पल दिया था ना आपको, विचारों में बड़ी कमाल होती है। जब आप दो आदमी मिलते हैं ना, जब आप दो आदमी एक साथ बातें कर रहे हैं और आप कंपेटिबल है, इसका मतलब है आप दोनों के विचार एक जैसे हैं। आप दोनों के विचार एक जैसे हैं, क्योंकि अगर विचार एक जैसे नहीं होते तो आप दोनों साथ में नहीं रह सकते थे, आप दोनों साथ में नहीं रह सकते थे। अगर मोदी जी की रैली में वही जाएगा जिसके विचार मोदी जी से मैच करते हैं, मोदी जी की रैली में वही व्यक्ति, अगर मोदी जी की रैली में कोई व्यक्ति खड़ा है तो वही खड़ा है जिसके विचार मोदी जी से मैच करते हैं। तो सीधा सीधा से राहुल गांधी की रैली में वही मिलेगा जिसके विचार राहुल गांधी जी के साथ मैच करते हैं। बिना विचारों को मैच किए हुए आप नहीं जा सकते, है ना? तो सीधा सीधा समझ में आता है कि कहीं ना कहीं विचारों के साथ कंपेटिबिलिटी। तो अगर आपका पड़ोसी के साथ बन रही है, अच्छी खासी बन रही है, इतने तक बन रही है कि आप वहां जाके कपड़े धो के आ सकते हैं, इसका मतलब है कि आप दोनों में अच्छे संबंध है। और अच्छे संबंध है मतलब विचार काफी मिलते जुलते हैं। तो जितनी बात मैं आपके पड़ोसी से करूंगा, जितनी बात उनसे जानूंगा, वो मोटा मोटी सारी बातें आप पे भी वैसी की वैसी लागू होगी, क्योंकि आप कंपेटिबल। तो ये फायदा मिलता है आपको, एक की जानकारी आपके दूसरे के भी काम आ रही है। तो अगर यहाँ इस ग्रुप के बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं है, मान लो नहीं जानकारी है, कोई बात नहीं, और आपको पता है कि ये ग्रुप इस ग्रुप के कंपेटिबल है, समाकारी है, तो इस ग्रुप की जानकारी इकट्ठी कर लीजिए। इस ग्रुप की जानकारी आपके इसके काम आएगी, इस ग्रुप की जानकारी इसके काम आएगी। ये जो थॉट है, ये जो समझ है, इसको साइंटिस्ट बहुत बड़े स्तर पे यूज करते हैं। हम मंगल ग्रह पे नहीं गए, हम मंगल ग्रह पे नहीं गए, मंगल ग्रह पे ना जाने के बावजूद भी हम मंगल ग्रह के बारे में काफी कुछ जानते हैं। मंगल ग्रह पे उतरे बिना भी हम मंगल ग्रह के बारे में काफी जानते हैं। ये कैसे हुआ? क्योंकि हमें पता है पृथ्वी भी एक ग्रह है, मंगल भी एक ग्रह है। तो जो बनावट है उसका बहुत बड़ा हिस्सा कॉमन होगा, बहुत बड़ा हिस्सा कॉमन होगा। तो हम यहाँ पे वहां से सैंपल लेके या वहां की जो चीजें हैं उसको देख के, यहाँ से जो डेटा है, एक्सपेरिमेंट हम यहाँ करते हैं, क्योंकि हमें पता है जो यहाँ सच है वो फिर वहां पे भी सत्य मिलेगा, और इससे हम वहां के बारे में जानकारी निकाल लेते हैं। तो हम पृथ्वी पर बैठे बैठे ही मंगल की जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं, जबकि मंगल पे नहीं गए हैं। और ये संभव भी नहीं है कि पहले आप मंगल पे जाओ फिर वहां पे जाके जानकारी इकट्ठी करो, ये संभव भी नहीं है। मंगल पे जाने के लिए पहले मंगल की जानकारी इकट्ठी यहाँ पे करनी पड़ेगी।
तो इस ग्रह के बारे में, जिस पृथ्वी है, इस ग्रह के बारे में आप सब कुछ जानते हैं। और आपको ये देखना होगा कि मंगल ग्रह और हमारा ग्रह किन मामलों में कंपैटिबल है, तो वो जानकारी यहां से लेकर आप यहाँ कर, ठीक है। अगर आपने सिमुलेशन मॉडल देखे हो, सिमुलेशन मॉडल क्या होते हैं, जो देश होते हैं, कई देश ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत भूकंप आते हैं, जैसे जापान का एग्जांपल ले लेते हैं। जापान में आप लोग देखेंगे बहुत भूकंप आते हैं, बहुत बहुत सारे भूकंप आते हैं, बहुत लगातार आते भी रहते हैं, भूकंप आते हैं, बारिश बहुत ज्यादा होती है। अगर दुनिया भर में देखें तो वहाँ पे बारिश का भी बहुत बड़ा स्तर है, बहुत ज्यादा। कई जो है, जैसे कई आइलैंड है उसके, कोकोशिमा एक आइलैंड है उसका, वहां पे लगभग लगभग पूरे साल भर में 10 मीटर बारिश हो जाती है। 10 मीटर पानी का स्तर सोचिए, 10 मीटर बारिश होती है। कल्पना करिए, 10 मीटर, 10 मीटर का मतलब 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचा एक टब बनाइए। अगर उसको वहां छोड़ दोगे तो पूरे साल भर में वो भर जाएगा। 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचा, उस टब को अगर आप उस शहर में रख दो तो वो भर जाएगा। इतनी ज्यादा बारिश वहां पे होती है। तो एक अंदाजा आप लगा सकते हैं कि स्तर क्या रहता होगा। तो ऐसे जो देश होते हैं, फिर वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इस, अब देश छोड़ छोड़ के तो भाग नहीं सकते, आंधी तूफान इनकी वजह से या भूकंप पे देश तो छोड़ के नहीं जा सकते, तो वो क्या करते हैं, वो एक लेबोरेटरी बनाते हैं, एक लेबोरेटरी बनाते हैं और उस लेबोरेटरी के अंदर वो सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। भूकंप आने पे क्या होता है, ज्यादा बारिश होने पे क्या होता है, किन किन चीजों के क्या इफेक्ट पड़ते हैं, कैसे उसको बचा जाता है, और उस लैब में बिल्कुल उसके रिप्लिका करते हैं जो उस आइलैंड पे हो रहा होता है। और फिर वहां पर उसके उपाय ढूंढते हैं, उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, फिर वो सॉल्यूशन लेके आते हैं वहां पे जहाँ पे ये प्रॉब्लम घटित हो रही है, और फिर वो उसको करते हैं। इसीलिए आज जापान को अगर आप देखें तो जापान ने इतने अर्थक्वेक आने के बाद, इतनी सारी चीजें होने के बाद भी वो देश आराम से चल रहा है और प्रगति कर रहा है। इतने डिजास्टर, जो इन्वायरमेंटल डिजास्टर है, वो सारे वो बर्दाश्त करता है और फिर भी वो एक बड़ी इकोनॉमी है। क्यों हो पाया ऐसा? सिमुलेशन की वजह से। आपने, ये था आपका रियल टाइम, ये था आपका सिमुलेशन। सिमुलेशन का मतलब एक स्थिति जहां आपने खुद सब कुछ तैयार किया। यहाँ पे आपने देखा कि 10 मीटर बारिश जब होती है तो क्या क्या भयानक परिणाम हो सकते हैं और उनसे कैसे कैसे बचा जा सकता है, सब कुछ आपने यहाँ किया और फिर जाके आपने यहाँ अप्लाई किया। ऐसे ही देखा भूकंप, कि 5 का भूकंप, 6 का भूकंप, 7 का भूकंप आने पर क्या क्या हो सकता है, वो सब कुछ आपने यहाँ पे स्टडी किया और उसे कैसे कैसे बचाया जा सकता है, न्यूनतम से न्यूनतम नुकसान कैसे किया जा सकता है, ये सब कुछ यहाँ पे आपने स्टडी किया और उसको ले जाके फिर यहाँ इंप्लीमेंट कर दिया। अब यहाँ से नहीं सीख सकते आप, ऐसे नहीं कि भूकंप आ रहा है और आप तैयार मशीनें लगा के बैठे ना, आपको यहाँ तैयारी करनी पड़ेगी और फिर आप यहाँ। क्लियर भाई? आइडिया समझ में आया कि कितना गजब विचार है कि जब आपको यहाँ कुछ करना है तो आप उसका एक सिमुलेशन बनाए, एक सिमुलेशन बनाए, वहां जाके सब कुछ करें और फिर यहाँ जाए और वो आपका काम कर जाएगा। जैसे मैंने कहा, मंगल ग्रह पे नहीं जा सकते आप, पृथ्वी पे आए, पृथ्वी पे सारे एक्सपेरिमेंट किए और मंगल पे चले गए। तो ये जो आइडिया है, ये इसलिए बहुत कमाल का आइडिया, ग्रुप मॉर्फिज्म, जबरदस्त आइडिया, जो आपको ये कहता है कि कोई काम आप यहाँ करने के बजाय आप वहां जाके भी कर सकते हैं और वहां जाने के बाद भी आपका रिजल्ट नहीं बदलेगा, आपका रिजल्ट वही रहेगा, टेंशन ना करो, आपका रिजल्ट कुछ नहीं जाएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, कई चीजें ऐसी दिखाऊंगा जो आपको सरप्राइज करेगी कि बोला इतना कमाल होता है, ग्रुप मॉर्फिज्म इतना कमाल है, बिल्कुल बहुत कमाल है। तो यहाँ की चीज आप यहाँ कर सकते हैं। अभी लॉगरिथम तो आप देख ही चुके, लॉगरिथम वाला आइडिया तो आप देख ही चुके कि यहाँ करने के बजाय हम यहाँ पे चीजों को सॉल्व करेंगे। चलो, समूह समकारिता की परिभाषा पे आ जाते हैं कि मान लीजिए आपके पास ए और बी है, एक ए है और एक बी है, ठीक है, एक ए है और एक बी है। आपने एक फलन बनाया एफ, इन दो के बीच में एक फलन संभव है, मान लीजिए एक फलन एफ जो है, एक फलन एफ जो है वो आपके दो ग्रुप के बीच में परिभाषित है और बन सकता है, ऐसा फलन बन सकता है कि इन दो के बीच में ये आपका प्रांत होगा, वो आपका सह प्रांत होगा। और कैसे? अब ये खास बात देखिए, खास ये है कि आप यहां से कोई भी ए और बी लेंगे और ए और बी की इमेज लेंगे, इमेज यहां आएगी, ए और बी, ये इमेजेस आ गई। फिर आप इमेजेस की संक्रिया कर लीजिए, फिर आप इमेजेस की संक्रिया कर लीजिए,
क्योंकि ये अवयव किसके हैं, जी डैश के अवयव हैं। यहां आ गए ना आप, ए का मान फलन बना है, फलन का मतलब है यहां से कुछ भी लोगे उसकी इमेज वहां आएगी, बी लिया उसकी इमेज वहां आएगी। आ गई इमेज आने के बाद में ये जो एफ ए एफ बी है ये जी डैश के अवयव है, ये जी डैश के अवयव है, जी डैश के अवयव है, तो ये संक्रिया करेंगे, संक्रिया करके इन्होंने बनाया एफ ए ओ एफ बी, एफ ए ओ एफ बी, एफ ए ओ एफ बी, ये बनाया। अब यही चीज अगर मान लो यहां पे संक्रिया संभव होती, इन केस यहां पे ये संक्रिया संभव होती और आप कर पाते ए संक्रिया बी, तो ऑब्वियसली बात है ग्रुप का ही अवयव बनता, बाहर तो नहीं जाता, बनने वाला अवयव ग्रुप का ही तो होता। ए और बी आप यहां से लेते, संक्रिया करते, यही बनता, जी के अंदर ही बनता, बन गया। अब ये अवयव बनने के बाद ये अवयव जी का है, इसकी इमेज जब आप निकालेंगे तो वही आएगी, सेम, डन। यहां पे आप गौर कर सकते हैं, इसका मतलब है दोनों ही तरीकों से सेम काम हो रहा है, दोनों ही तरीकों से सेम काम हो रहा है। कमाल, जबरदस्त कमाल। आपने क्या किया, इधर देखिए, यहां पे आपने ए और बी लिया, संक्रिया करवाई, फिर इमेज निकाली, संक्रिया पहले करवाया, संक्रिया को कहते हैं हिंदी में संयोजन, संक्रिया भी बोल सकते हो, संयोजन भी बोल सकते हो। इस केस में, ब्लू वाले केस में आपने संयोजन किया और संयोजन का प्रतिबिंब निकाला, संयोजन का प्रतिबिंब। ब्लू वाले केस में आपने किया संयोजन, मतलब पहले संक्रिया की और उसके बाद प्रतिबिंब निकाला, संयोजन का प्रतिबिंब। संयोजन का प्रतिबिंब। यहां क्या हुआ, यहां ब्लू वाले में, जो ग्रीन वाला, सॉरी येलो वाला है, उसमें देखो पहले आपने प्रतिबिंब निकाला और प्रतिबिंबों का संयोजन करवाया, यहां पे आपने प्रतिबिंबों का संयोजन कराया। और गौर करने वाली बात है कि आया एक ही, आया यही, प्रतिबिंब निकाल कर संयोजन किया या संयोजन करके प्रतिबिंब निकाला, वही आया जो आ रहा था। यानी दोनों ही केस में आपका रिजल्ट सेम है। समझ रहे हैं बातों को, देखो आइडिया समझो कि क्या कहना चाहता है ये, सार क्या है इसका, निचोड़ क्या है इसका, निचोड़ ये कह रहा है कि कोई बात नहीं, अगर आप संक्रिया पहले करा सकते हैं, पहले करा के फिर प्रतिबिंब निकाल लीजिए, या कोई बात नहीं आपको यहां संक्रिया कराने में दिक्कत है, कोई बात नहीं, आप एक काम करो, पहले प्रतिबिंब निकालो, संक्रिया वहां करवा दो, संक्रिया वहां करवा दो, वही आएगा, एक ही चीज आएगी। अगर यहाँ पे देखो दो ऑप्शन दिए हैं आपको, इसने आपको दो ऑप्शन दिए हैं, दो ऑप्शन दे रहा है आपको, अगर आप संक्रिया करवा सकते हैं पहले तो करवाइए, कोई दिक्कत नहीं, संक्रिया करा के फिर इमेज निकाल लीजिए, नहीं यहां संक्रिया करने में दिक्कत है, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, आप पहले प्रतिबिंब निकाल के वहां जाके संक्रिया करवा लो, कपड़े यहां धो लो या वहां धो लो, एक ही बात है। आया कमाल, कमाल का आइडिया समझ में आया कि क्या जबरदस्त विकल्प है, जो मैंने कपड़े धोने वाला एग्जाम्पल बताया कि क्या यहाँ कह रहे हैं, यहाँ धो सकते हो धो लो, नहीं धो सकते वहां जाके धो, वहां जाके धो लो। तो ये है जबरदस्त आइडिया, इसका नाम है ग्रुप समाकारिता। आप किसी फलन को समाकारी तब कहते हैं, एफ समाकारी कहलाता है, यदि आप ये कर सकते हो कि इमेजेस का प्रतिबिंब बराबर हो प्रतिबिंबों का इमेज। या थोड़ा सा रुकते हैं, एक बार थोड़ा सा और चीजों पे थोड़ा सा प्यार से नजर डालो। ये सवाल एक बार पेपर में आया था, रट्टाफिकेशन की हद है, ये सवाल पेपर में आया था एक बार 2018 के अंदर, और सवाल में क्या आया था, जो अभी पहले मैं इसको थोड़ा समझा दूं फिर बात करते हैं। देखो गौर करो, ये जी ग्रुप है,
इसकी संक्रिया ऑब्वियसली बात है, ये अलग ग्रुप है, वो अलग ग्रुप है, ये आपका घर है, ये पड़ोसियों का घर है, निश्चित तौर पे अलग अलग है। यहाँ का रहन सहन अलग होगा, वहां का रहन सहन अलग होगा, सीधी सी बात है। भाई आपका घर जिस तरीके से बना है, आपके पड़ोसी का घर थोड़ा अलग ही बना हुआ होगा, तय बात है। रहन सहन का भी सिस्टम थोड़ा अलग होगा। जहाँ आपका बाथरूम है वहां जरूर थोड़ी वहीं बाथरूम उनका हो, वहां बेडरूम हो सकता है या कुछ और हो सकता है। तो दो अलग अलग ग्रुप है, इसका मतलब दोनों का रहन सहन अलग है। यहाँ पे इसके अवयव अलग है, इसकी संक्रिया अलग है, इसके अवयव है, इसकी संक्रिया अलग है ना। तो इसकी संक्रिया का नाम क्या है? स्टार। इसकी संक्रिया का नाम क्या है? ओ। स्टार कोई भी हो सकती है, ओ। तो जब आप ए और बी लेंगे, किसके अवयव है? जी के। तो जब अवयव जी के हैं तो संक्रिया भी किसकी करेंगे? जी की संक्रिया करेंगे। जिसके अवयव उसकी संक्रिया। मेरे घर में रहने वाले मेरे घर के नियम को फॉलो करेंगे, उसके घर में रहने वाले उसके घर के नियमों को फॉलो करेंगे। तो ए और बी जी के अवयव है, तो जब जी के अवयव है तो संक्रिया भी किसकी होगी? जी की। सेम ऐसे ही एफ ए और एफ बी किसके अवयव है? जी डैश के। जब ये जी डैश के अवयव है तो संक्रिया किसकी करेंगे? जी डैश की। जहां के अवयव उसकी संक्रिया, जिसका देश वैसा भेष। रूल तो वहीं के लगेंगे, ठीक है। अब यहाँ आप देखोगे कभी स्टार लगा दिया, कभी वो लगा दिया ना, नहीं लगाया मैंने, ऐसे नहीं लगाया, सोच समझ के लगाया। गौर करो, ए और बी किसके अवयव है? ए और बी किसके अवयव है? जी के। ए और बी किसके अवयव है? जी के। तो संक्रिया किसकी आएगी? जी की। एफ ए एफ बी किसके अवयव है? जी डैश के। तो संक्रिया किसकी आएगी? ओके। संक्रिया किसकी आएगी? ओके, जी डैश की। जिसके अवयव उसकी संक्रिया, जिसके अवयव उसकी संक्रिया, है ना। जिस देश के आप नागरिक हो, पासपोर्ट तो उसी का ही होगा, किसी और का पासपोर्ट कैसे लेके घूम सकते हो आप भारतीय हो, अमेरिकन पासपोर्ट कैसे आ सकता है आपके पास? तो जिसके अवयव होंगे उसी के नियम आप पे लगेंगे। जिस देश के आप सिटीजन है, नागरिक है, उसी देश के नियम आप पे लगेंगे, ठीक है। अब पेपर वालों ने क्या किया वो देखो 2018 में, क्योंकि किताब क्या करती है, किताब आपको बहुत समझदार मानती है। मानती क्या है, यूं ही चिपका के रखते हैं। किताबें कहती है एफ जी से जी डैश में, वो संक्रिया वंक्रिया की कोई बात नहीं करती। यदि, अब देखो वो ऐसे लिखती है, एफ ए बी बराबर एफ बी एफ बी। और पेपर वाले ने सवाल का फायदा उठा लिया। किताबों में अगर आप देखेंगे तो ऐसे लिखा हुआ है, गलत नहीं लिखा हुआ, किताबों ने गलत नहीं लिखा है। लेकिन मैंने पहले कहा किताबों ने माना है कि आप लोग समझदार हैं, और उसका फायदा पेपर वाले ने उठा लिया, क्योंकि पेपर वाले को पता था किताब ज्यादा समझदार मान रही है, बच्चे उतना है नहीं, बीच में जगह खाली है, ग्रे एरिया है, और बच्चा फंस जाएगा। बस किताब जो पेपर बनाने वाला, जो अच्छा पेपर बनाता है ना, वो ये चीज समझता है। जो अच्छा पेपर बनाता है उसे पता है बच्चों का लेवल कहाँ है, किताब का लेवल कहाँ है, और ये जो बीच में खाली स्थान जो बचता है, वहां पे आप क्वेश्चन डालो, बच्चा पक्का फंसेगा। उस जगह में जो ग्रे एरिया है ना, वहां पे सवाल डालो, बच्चा पक्का फंसेगा। किताब ने ज्यादा समझ लिया, बच्चा कम रह गया, बीच में जगह खाली है, तो बहुत फायदा है। उसने क्या किया, उसने सवाल बनाया कि अगर एफ जी से जी में समाकारिता है, क्योंकि बच्चे ये पढ़ते हैं, रिपीट कर रहा हूं, ये शर्त जो है ये आप किताबों में नॉर्मली नहीं देखते, ये नहीं देखते, ऐसे लिखा हुआ होता है, रिंग में और में ये लिखा हुआ होता है। और फिर सब पेपर बनाने वाले ने क्या किया, सवाल डाल दिया, और यहाँ पे पूरा ग्रुप लिख देता हूं, और ये जी डैश ओ है, और उसने 4 ऑप्शन डाल दिए। ए ऑप्शन डाल दिया, इसमें से समाकारिता की शर्त कौन सी है? ये रटने पर पहला जबरदस्त प्रहार था, और उन्होंने क्वेश्चन डाल दिया, बताओ समाकारिता की शर्त कौन सी है। और बढ़िया पूछा एकदम, क्योंकि जो रट्टा मार के बैठा था वो फंसेगा, आराम से फंसेगा, क्योंकि उसने पकड़ रखा है कि एफ ए बी बराबर एफ ए बी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन ए कौन बी, कौन एन एफ ए कौन एफ बी,
वो रट के बैठा हुआ है, एफ ए समाकारिता यानी एफ ए बी बराबर एफ ए एफ बी, तो उसको लगा कि जो ए बी में है वही एफ ए एफ बी में, ए ऑप्शन ठीक है, उसने ए पे टिक मार दिया और इस ग्रे एरिया का फायदा उठा लिया। मैंने क्या कहा, अभी तो मैंने आप लोगों को जैसे समझा दिया था कि जिसके अवयव है उसकी संक्रिया है, लेकिन जो लोग इस तरीके से नहीं पढ़ते, जो लोग सीधा किताब से पढ़ते हैं, डायरेक्ट पढ़ते हैं, किताब ये बताती है, किताब स्टार ओ लगाने का नहीं लेती, क्योंकि किताबों को पता है कि भाई ऑब्वियसली बात है, जिसके अवयव उसकी संक्रिया, अगर ए और बी जिसके अवयव होंगे उसके बीच की संक्रिया, तो संक्रिया उनके बीच में आएगी। तो ये किसके अवयव है, बोले जी के, लिखा पड़ा है, ए बी किसके हैं, जी के, तो जी के अवयव हैं, तो संक्रिया भी किसकी आएगी, जी की आएगी। अब ये है एफ ए एफ बी, एफ ए एफ बी कौन है, ए और बी किसके हैं, जी के, तो एफ कहाँ पहुंच जाएगा, जी डैश में, तो ये जी डैश में आएगा, जी डैश में आएगा, यानी यहाँ पे संक्रिया अपने आप ही जी डैश वाली आएगी, जिसके अवयव उसकी संक्रिया। तो पेपर वाले ने ये इतना कमाल का सवाल डाला कि अच्छे खासे आराम से फंस गए बच्चे, ट्रैप में फंस गए। जो यही पेपर बनाने वाला जो होता है ना, सही पेपर जब बनता है ना वो ऐसे बनता है, फायदा उठाता है सही का, क्योंकि किताब ने गलत नहीं लिखा, रिपीट कर रहा हूँ, किताब ने गलत नहीं लिखा, लेकिन जब आपसे उतना ही पढ़ते हैं जितना किताब में लिखा है, तब मामला फंसता है, रट्टा हुआ तब फंसता है, क्योंकि रटा हुआ है तब। अगर उसे नहीं पता कि ए बी एफ बी के बीच में संक्रिया है, जबकि बार बार हमको शुरू से बताता हूं कि संक्रिया है, संक्रिया है, संक्रिया है। जब भी आप ग्रुप थ्योरी पढ़ते हैं तो याद रखिएगा, जब भी दो चीजें लिखी हुई है उसके बीच में संक्रिया है, उसके बीच में संक्रिया है। कौन सी संक्रिया है, अगर अवयव किसके हैं उसकी संक्रिया, जिसका अवयव है उसकी संक्रिया, जी के अवयव है जी की संक्रिया, जी डैश के अवयव है जी डैश की, जिसका अवयव उसकी संक्रिया। और अब बताने की जरूरत नहीं है, ये चीजें एक बार बोल दी किताब ने तो वो बात खत्म हो गई, फिर किताब बार बार आपके लिए स्टार और ओ नहीं लगाएगी, किताब आपके लिए स्टार और ओ नहीं लगाएगी। उसने पहले किताब में एक पेज पे कह दिया कि भाई ए स्टार बी को हम ए बी लिखेंगे, आप समझ जाइएगा, बात खत्म, उसका काम हो गया, उसने गलत नहीं लिखा। तो ये सवाल बढ़िया सवाल बना था और मेरे ख्याल से अच्छे खासे क्वेश्चन फंस गए होंगे इसमें, और जरूरी भी ऐसा है ना, रट्टा मारेगा तो वो अटकना है ही। और लोगों को लगा भी नहीं कि उन्होंने गलत किया, लोगों ने पहला ऑप्शन पे टिक मार दिया कि हाँ भाई ऑब्वियसली बात है, संक्रिया जी के लगेगी तो स्टार लगेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कोई चिन्ह नहीं है, यहाँ पे भी कोई चिन्ह है, फिर उन्होंने अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाया कि यहाँ पे भी कोई चिन्ह नहीं है, यहाँ पे भी कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब जो चिन्ह यहाँ आएगा वही चिन्ह यहाँ आएगा, तो यहाँ स्टार आएगा तो यहाँ पे भी स्टार आएगा, तो ए ऑप्शन सही, तो ए ऑप्शन पे टिक मार दिया, हो गया काम उनका, जबकि ऑप्शन सही था डी, समझ गए ना। क्योंकि वो जो बीच का ग्रे एरिया होता है ना, मैंने पहले कहा, एक तो किताब आपको जिस लेवल पे पढ़ाती है, एक आप जिस लेवल पे है, तो बीच में जो एरिया होता है उस एरिया का ही पेपर फायदा उठाता है। और फिर ऐसे क्वेश्चन, पेपर का बढ़िया सवाल वो नहीं होता जो आपसे नहीं होता, पेपर का बढ़िया सवाल वो होता है जो आपसे वहम पैदा करे कि आपको आता है और गलत करवाए ताकि नेगेटिव मार्किंग हो, उन सवालों को बढ़िया सवाल कहा जाता है। और ऐसा ही पिछली बार हुआ है 2018 वाले में, आपसे गलत फहमियां करवा करवा के सवाल गलत करवा दी। तो ये हो गई हमारी कहानी। अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं और इसको और सुंदर कंसेप्ट बना दें, क्योंकि समाकारिता, पहले थोड़ा सा इसके ऊपर और बात करते हैं। याद रखिए, जब आप दो समुच्चों के बीच में फलन बनाते हैं तो फलनों की संख्या बहुत ज्यादा भी हो सकती है। दो समुच्चों के बीच में जब आप फलन बनाते हैं तो फलनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। इसको बीच में लेते हैं, ये भी चीजें क्लियर करते हैं। मान लो आपका समुच्चय ए और बी के बीच में एक फलन एफ परिभाषित है, तो कितने फलन आप बना सकते हैं ए से बी में फलनों की संख्या? नंबर ऑफ फंक्शन, दो समुच्चों के बीच में कितने फलन आप बना सकते हैं? नंबर ऑफ फंक्शन। हाँ, मैं तो बार बार कहता हूँ, जो क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग करवाता है वो बेस्ट क्वेश्चन माना जाता है, क्योंकि वो आपको, एक नेगेटिव मार्किंग करने का मतलब है आपका टाइम बर्बाद किया उसने, टाइम बर्बाद किया, नंबर एक, बढ़िया काम वो कर दिया। आपने किसी क्वेश्चन को किया 2 मिनट या 1 मिनट आपने खर्च किया और उसके बाद वो गलत हुआ, पहले तो वो टाइम खराब कर दिया, मतलब 3 नंबर तो वो खा गया, क्योंकि 3 मिनट में आप कोई और क्वेश्चन, मतलब 3 नंबर वो खा गया। नेगेटिव मार्किंग को लोग सोचते हैं कि -1 नंबर होता है, वो -1 नहीं, वो -4 होता है। नेगेटिव मार्किंग जब आप क्वेश्चन को गलत करके आते हैं तो -4 होता है, ना कि -1 होता है। अधिकतर बच्चों को इसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है, उनको लगता है यार सही होगा,
तो 4 मिलेंगे, गलत होगा मतलब सही होगा तो 3 नंबर मिलेंगे, गलत होगा तो 1 नंबर जाएगा, क्या दिक्कत है? वो गलती यहाँ होती है कि 4 जाते हैं। 4 कैसे जाते हैं? किसी क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किया, वो गलत हो गया, अटेम्प्ट किया, वो टाइम काउंट नहीं होता कि अलग से टाइम मिलेगा? जो क्वेश्चन आप गलत करेंगे उसके लिए पेपर होने के बाद में अलग से टाइम दिया जाएगा, ये क्वेश्चन आपके गलत थे तो इसके 15 मिनट, 15 क्वेश्चन गलत थे, ये लो 15 मिनट और लो, आगे के क्वेश्चन कर लो। टाइम इक्वल्स टू क्वेश्चन भी है, टाइम भी बाउंड है, टाइम भी अनलिमिटेड नहीं है, टाइम भी क्वेश्चन है। तो टाइम आपने खराब कर दिया, उस क्वेश्चन को गलत किया, तो गलत करने में किया तो सही ना, किया तो वो टाइम खराब हो गया, उस टाइम में ये क्वेश्चन सही हो सकता था, तो 3 नंबर तो एक क्वेश्चन के गए, प्लस माइनस मार्किंग हुई, एक और गया, तो कितने गए? 4 गए। तो गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट अगर सही हो जाता तो सिर्फ 3 नंबर आते। इसको ऐसे समझना होता है कि सही होता तो 3 नंबर आते और गलत हुआ तो 4 गए। और इसको ना समझने की वजह से लोग माइनस मार्किंग बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि मेरे पास नॉर्मली मतलब हफ्ते भर में 1-2 फोन ऐसे आ जाते हैं, 1-2 फोन जो है वो इस तरीके के आ जाते हैं। सर हर बार मैंने मतलब काफी अच्छे स्टूडेंट है, मना नहीं कर रहा, बहुत, तो मेरे पास राय लेने के लिए आ जाते हैं कि सर हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, हर बार 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर से रह जाता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मेरी पढ़ाई में कहाँ कमजोरी है? तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि पढ़ाई में कोई कमी नहीं है। सर बिहार वाला दिया था, सर ई-एमआरएस का दिया था, सर राजस्थान वाले भी दिए हैं, सर मध्य प्रदेश वाला भी दिया है, सर हमने हमारा एग्जाम भी दिया है, तो इन सब करने के बावजूद कभी 2 नंबर से रह जाता हूँ, कभी 3 नंबर से रह जाता हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है, निकल नहीं पा रहा हूँ। तो जो वो मुझसे पूछना चाहते हैं कि सर हमारी पढ़ाई में कहाँ कमी है? पढ़ाई में कहीं कोई कमी नहीं है ना, बिल्कुल भी पढ़ाई में कमी नहीं है, पढ़ाई में कोई कमी नहीं है, आपकी पढ़ाई दी बेस्ट है, कोई कमी नहीं है। जब बच्चा 2 या 3 नंबर से बार बार रह रहा हो तो पढ़ाई में कमी नहीं होती, इस लॉजिक में कमी होती है, ये प्रॉब्लम होती है। जब वो ये नहीं समझ पाता, जब तक वो ये समझ रहा होता है उसका सिलेक्शन रुक रहा होता है, और जब वो ये समझ जाता है तो उसका सिलेक्शन होना शुरू हो जाता है। ये डिफरेंस, जब वो ये समझता है तब उसे समझ में आता है कि नेगेटिव मार्किंग का इम्पैक्ट क्या होता है। एक ये जानना जरूरी होता है। दूसरा ये होता है कि आपको कट ऑफ पहचाननी होती है पेपर के अंदर, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, आपकी पढ़ाई सारी एक तरफ और कट ऑफ की पहचान करना एक तरफ। आप पेपर में जाके ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे इस पेपर में कितने क्वेश्चन करने चाहिए, अगर आप ये समझदारी नहीं ला पाते हैं तो आप चाहे मैथ्स के जीनियस बन जाइए, आपका सिलेक्शन नहीं आएगा, आपका सिलेक्शन नहीं आएगा। जिसे ये नहीं पता कि पेपर में कहाँ पेन रोकना है, कितने क्वेश्चनों पे पेन रोकना है, जो ये नहीं समझ पाएगा वो वही है, या तो गाड़ी धीमी चला रहा है या गाड़ी तेज चला रहा है, सही स्पीड क्या है अगर इसे ये नहीं पता तो वो बहुत लंबे टाइम तक फेल में ही चलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अभी देख लीजिए, आप देखिए 2022 वाला जो पेपर होता है दिसंबर में, उसमें जो सिलेक्शन हुए हैं, ज्यादातर लोग वो नहीं है जो बहुत इंटेलिजेंट थे, ज्यादातर लोग वो हैं जो ज्यादा समझदार थे। समझदार, बिल्कुल ऐसे लोग भी है जो 109 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए थे, 109। उन्हें आभास ही नहीं था कि कट ऑफ क्या आ जाएगी, करते गए करते गए करते गए और ऊपर तक चले गए, नेगेटिव मार्किंग करके नीचे आए, 60 से भी नीचे चले गए। तो जिन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि पेन कहाँ रोकना है। मेरे एक स्टूडेंट है जिसने 62 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 62 अटेम्प्ट, मैथ्स में 62 अटेम्प्ट किए थे, उसका सिलेक्शन हो गया। 62, 150 में से 62 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए थे और 62 पे उसने पेन रोक दिया था और उसका सिलेक्शन हो गया 62 पे। मेरे पास एक लड़का वो भी है जो 109 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया और रह गया। दोनों में क्या फर्क है? 109 वाला डेफिनेटली इंटेलिजेंट है, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि पेन रोकना कहाँ है। वो डर के मारे, अपने डर को कम करने के चक्कर में और क्वेश्चन अटेम्प्ट करता चला गया और नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि जा ऊपर जा रहे हैं मतलब आप रिस्क ले रहे हैं, आप रिस्क लेते गए, फिर रिस्क का नुकसान तो होता ही था, वो हुआ। 62 वाला हो गया, फ्रेशर था, नया, पहली बार ही तैयारी कर रहा था और पहली बार में ही बंदा निकल गया, और यहाँ 109 करने के बाद में भी रह गया। तो ये समझदारी भी आपको बाद में सीखनी पड़ेगी, पढ़ाई तो अपनी जगह होगी होगी, बाद में ये समझदारियां भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि इनके बिना सिलेक्शन नहीं आएगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि कई गुना ज्यादा इंटेलिजेंट है ये बच्चा, कई गुना ज्यादा इसके मुकाबले, लेकिन फिर भी रह गया ना, समझदार कम था, इंटेलिजेंट ज्यादा था, समझदार कम था। ये भी लेनी पड़ती है आपको। चलो वापस आते हैं, फलनों की संख्या कितनी हो सकती है?
वही तो बता रहा हूँ ना कि मैं तो बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि सिर्फ पढ़ाई से सिलेक्शन नहीं आता। आप में से बहुत से लोग अभी भी शायद इस बात को समझ रहे होंगे कि पढ़ने से सिलेक्शन नहीं आता। मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ, सुना सकता हूँ, बता सकता हूँ, जो मैथ्स में बहुत बेटर है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं आ रहा है। उनका सिलेक्शन नहीं आ रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो 10-10 सालों से कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं, 10-10 सालों से कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं। कॉलेज की गणित उनको अच्छे से आती है, 11-12 की गणित उनको आती है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? मैं बार-बार मार्गदर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सही दिशा में मेहनत करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ मेहनत करने से सिलेक्शन नहीं आता, ये अधूरी बात है। सही दिशा में अर्जुन सबसे महान धनुर्धर थे। अर्जुन सबसे महान धनुर्धर थे। अगर सोचो कि अगर सिर्फ अर्जुन को महाभारत में छोड़ दिया जाता और कृष्ण को निकाल लिया जाता, अगर कृष्ण को निकाल लिया जाता और सिर्फ अर्जुन को छोड़ दिया जाता, तो क्या महाभारत जीत जाते? इतना बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने पड़ा है और हम लोग समझ ही नहीं पाते। हम लोगों को लगता है कि नहीं, बस अर्जुन ही जिता सकता है, अर्जुन अकेला काफी था, भगवान कृष्ण ना भी होते तब भी अर्जुन जिता देता। ये बड़ी मूर्खता है। मना नहीं कर रहा, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अर्जुन जो थे वो श्रेष्ठ या सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे उसके, लेकिन क्या फिर भी वो महाभारत जिता पाते? नहीं जिता पाते। तो दो इंपॉर्टेंस हमें सिखाया गया है। चंद्रगुप्त श्रेष्ठ था, सर्वश्रेष्ठ था, लेकिन चाणक्य का रोल क्या कम हो गया? अगर चाणक्य ना होते तो क्या चंद्रगुप्त होते? तो ये दो इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हमारे पास है कि सही दिशा में मेहनत, सिर्फ मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती है, सही दिशा में मेहनत करने। कई बार तो आपकी पूरी की पूरी मेहनत बेकार हो जाती है सही दिशा में ना जाने की वजह से। अगर आप प्रॉपर सही दिशा में मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आपकी सारी मेहनत जो है वो बेकार हो जाती है। और ये जो ज्यादा समझदारी है ना, नुकसानदायक हो जाती है। ज्यादा जो समझदारी है ना, कई लोग ज्यादा समझदारी करते हैं। मैं कहता रहता हूँ बेटा मेरे साथ चलो, मेरे साथ मिलके चलो, मेरे गाइडेंस में चलो, मुझे छोड़ के मत जाओ, बहुत नुकसान खाओगे। कई चीजें ऐसी है जो दूसरों के अनुभव से सीखनी चाहिए। मुझसे आगे भागने से आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। मेरे साथ रहो, मेरे गाइडेंस में रहो, तब ज्यादा सही होगा। मुझे छोड़ के जाओगे, बाद में देख लेना, फिर आप खुद खुद महसूस करोगे कि बहुत कमी रह गई है। आपको ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि सिर्फ मैथ अच्छी कर लो सिलेक्शन निकल जाएगा। मिलवा दूंगा, ऐसे लोगों से भी मिलवा दूंगा आपको जिनकी मैथ्स जबरदस्त है, लेकिन पिछले 10 सालों में हो गया उनका सिलेक्शन अटका पड़ा है। तो गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गाइडेंस का महत्व आप लोग पता नहीं कैसे लोग आप लाइट कर लेते हैं इसको कि ये कैसे कम है, ये समझ में नहीं आता। ज्यादातर लोग खुद से कभी ये समझ में ही नहीं आता कि नेगेटिव मार्किंग, पेन कहाँ तक रोकना होता है, कैसे सवालों को करना होता है, किस तरीके से अटेम्प्ट करना होता है, पेपर को कहाँ से शुरू करना होता है, पेपर में कॉन्फिडेंस कैसे बनाए रखना होता है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो सीखनी होती है। ये या तो आप जाके सीखो, आप 10 बार फेल हो फिर जाके सीखो, या फिर एक काम करो हमारे थ्रू सीखो, उससे ज्यादा बेटर है। तो ये जरूरी है कि गाइडेंस को एक्सेप्ट करो कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर सिर्फ श्री कृष्ण होते अर्जुन ना होते तो भी काम नहीं चलता। अर्जुन का भी होना जरूरी था और श्री कृष्ण का भी होना जरूरी था, दोनों मिले तब महाभारत जैसा बड़ा युद्ध भी जीता जा सका। तो दोनों का रोल इंपॉर्टेंट है, किसी एक का रोल नहीं चलेगा। तो आज फलनों की संख्या, नंबर ऑफ फंक्शन। तो फलनों की संख्या जो है वो मान लो ये हमारे दो समुच्चय हैं, एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है। ए में मान लो एन अवयव है, इसमें एन अवयव है, या एम मान लो। इन अवयवों की संख्या है एम। ऐसे ही यहां पे बी में भी अवयव है, और यहां मान लो एन अवयव है। यहां एम है, यहां एन अवयव है। अब आप इन दो के बीच में कितने फलन बना सकते हो? फलन का मतलब क्या होता है? फलन का मतलब होता है प्रांत के अवयव को लेके सह प्रांत के अवयव से टच करवा दो, कट करवा दो, बस यही फलन होता है। फलन कुछ और नहीं, ए को बी से जोड़ना फलन कहलाता है। ए को बी से जोड़ना फलन कहलाता है। बस शर्त, दो शर्तें उनका ध्यान रखना होता है। ए का कोई भी अवयव छूट ना जाए, ए का कोई भी अवयव छूट ना जाए, ए का कोई भी अवयव दो से कनेक्ट ना हो जाए, ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है। तो इसको ऐसे एक चित्र बना के दीवार पे टांग लेना, ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है। और कोई खाली बच जाए, ये अलाउड नहीं है। फलन में ये दो बातें सख्त मना है बस।
ये अलाउड नहीं है। कोई खाली बच गया, ये दो बातें फलन पे लागू नहीं होती। अगर ये दो बातें कहीं भी मिल जाती है तो फिर उसे आपको फलन नहीं कह सकते, फलन नहीं कह सकते। दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दोनों को चित्र बना के अपने दिमाग में बिठा लो। फलन, वरना वो फलन है। अगर आपके ए को बी से कनेक्ट कर रहा है, ए के हर अवयव को कनेक्ट कर रहा है, और ए के किसी भी अवयव को दो से कनेक्ट नहीं कर रहा है, तो वो फलन है। ये दो बातें नहीं होनी चाहिए। ये दो बातें छोड़ दो तो हर कोई फलन है। इन दो बातों को छोड़ दो तो हर कोई फलन है। एक तो ए समुच्चय जो आपका प्रांत होता है, जिसको प्रांत कहते हैं, उसका कोई अवयव खाली नहीं रहना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, प्रांत का कोई भी एक अवयव दो से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। ये दो अलाउड नहीं। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं फलन बनाना। तो इस अवयव को लेते हैं, फर्स्ट अवयव को। इसको आप कितने लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं? ए बी से पहले अवयव से कनेक्ट कर सकते हैं। एक फलन तो ये बन सकता है कि ये इससे कनेक्ट हो जाए, बन गया एक। एक ये भी बन सकता है कि ये दूसरे वाले से कनेक्ट, इससे ना कनेक्ट करके इससे कनेक्ट करने, मर्जी तो ना, किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, फलन तो बनेगा। फलन का मतलब क्या? कनेक्ट करना। दो से कनेक्ट नहीं कर रहा हूं, एक से कनेक्ट कर रहा हूं। इसको इससे भी कनेक्ट कर सकता हूं, A1 को B1 से कनेक्ट कर दूं, या नहीं, ये नहीं, A1 को B2 से कनेक्ट कर दूं, या A1 को B3 से कनेक्ट कर दूं, एंड डैश 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 BN कनेक्ट कर दूं। तो इस अवयव को मैं कितने प्रकार से कनेक्ट कर सकता हूं? इस अवयव को जवाब है n प्रकार से, n प्रकार से। तो पहले अवयव को n प्रकार से, दूसरे अवयव को भी n प्रकार से, दूसरे को भी n प्रकार से, इससे कनेक्ट कर दूं, इससे कर दूं, इससे कर दूं, तो दूसरे को भी n प्रकार से, तीसरे को भी n प्रकार से, चौथे को भी n प्रकार से। टोटल कितने हैं? n, m बार है, तो n कितनी बार रिपीट होगा? m बार, यानी n की पावर m, n की पावर m। इतने फलन आप बना सकते हैं, इतने फलन, इतने सारे फलन दो समुच्चयों के बीच में n की पावर m बनते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ले, मान लो A समुच्चय है 1 2 3, B समुच्चय है जिसमें A B C D है, तो फलनों की संख्या बराबर होगी 4 की पावर 3, 4 चौक 16, 16 चौकी 64। इनके बीच में 64 फलन बन सकते हैं। m गुणा n, n की पावर m। जब आप 3 गुणा 3, 3 को 4 बार गुणा करेंगे, वो 3 गुणा 4 नहीं आएगा, वो आएगा 3 की पावर 4। 3 को 4 बार गुणा करने से 3 की पावर 4 है। 3 को 4 बार जोड़ने से 3 गुणा 4 आता है। 3 को 4 बार जोड़ोगे तो 3 गुणा 4 आएगा, लेकिन 3 को 4 बार गुणा करने से 3 की पावर 4, गुणा करने पे पावर बनती है, जोड़ने पर आगे का नंबर बनता है। जैसे a प्लस ए 2a, a प्लस ए प्लस ए 3a, आगे का नंबर तब बनता है जब उसको जोड़ते हैं, और गुणा करते हैं तो पावर बनती है। a गुणा 1 गुणा 1 गुणा a क्यूब, 4 बार a की 4, 5 बार a की 5, और इस तरीके से आपके टोटल बनते हैं। ठीक है, तो ये आपका टोटल फलन बनते हैं। अब इन सारे फलनों में से फलनों की संख्या बहुत होती है। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने, तो कि यहाँ 3 अवयव थे, यहाँ 4 अवयव थे, तो इतने सारे हो गए। अगर सोचो किसी के पास भी अनंत अवयव होते, किसी के पास भी अनंत अवयव होते, तो अनंत अनंत फलन जो है वो बनते हैं इनके बीच में, अनंत अनंत फलन जो है वो बनते हैं। हाँ, तो मैंने डबल कनेक्ट नहीं किया, डबल कनेक्ट नहीं किया। इसका मतलब है कि एक बार a को b1 से कनेक्ट करूंगा, एक फलन बन जाएगा। फिर a1 को b2 से, एक में नहीं कर रहा हूं, अब मैं अलग अलग डायग्राम नहीं बना सकता। यहाँ समझो, जब मैंने a1 को b1 से मिलाया, एक संभावना, फिर a1 को b2 से मिलाऊं, दूसरी संभावना, a1 को b, इनमें से कोई भी एक मैं चूज कर सकता हूँ। ठीक है ना? जैसे दुकान में 10 जूते पड़े हैं और आपको एक जूता खरीदना है, तो आप 10 जूते चेक कर सकते हो। चेक करने की मैं आपसे पूछूंगी कितने जूते हैं जो आपके चयन किए जा सकते हैं, तो आप कहोगे 10। खरीदोगे तो एक ही ना, खरीदोगे तो एक ही, सही बात है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस की बात हो रही है कि A1 भाई साहब के पास कितने ऑप्शन है। A1 भाई साहब के पास n ऑप्शन है जुड़ने के, किसी भी एक से जाके जुड़ जाओ। जैसे दुकान ने अपने n जूते दिखा दिए, A1 भाई साहब को n जूते दिखा दिए,
अब एन खरीद, लेकिन ऑप्शन कितने हैं? A1 भाई साहब के पास ऑप्शन कितने हैं? एन ऑप्शन है, तो एन तरीके हो गए। ऐसे ही फिर ऐसे ही आप A2 के पास गए, A2 के पास कितने ऑप्शन है? A2 के पास भी एन ऑप्शन है, उसमें से एन तरीके हो गए, एन तरीके, एन तरीके, एन तरीके, तो कुल फलनों की संख्या होगी एन की पावर एम। कुल फलन एक को मिलाते ही एक फलन बनेगा। ठीक है, अब आते हैं इनके ऊपर कि जो हम समाकारिता की बोल रहे थे, इतने सारे फलनों के अंदर हमें सिर्फ एक फलन चाहिए, सिर्फ एक, सिर्फ एक। यहां पे हमने कोई ऐसा नहीं लिखा कि सारे फलन इस शर्त को पूरा करें, ना ना, केवल एक फलन। दो जी से जी डैश के बीच में कोई भी एक फलन, जी से जी डैश के अंदर कोई भी एक फलन हमें मिल जाए, जी से जी डैश में कोई भी एक फलन, बाकी मिले ना मिले हमें कोई दिक्कत नहीं, कम से कम एक फलन ऐसा मिल जाए जो इस शर्त को पूरा करता हो, तो हम समाकारिता कह देंगे कि ये दोनों ग्रुपों के अंदर समाकारिता है, इन दोनों के अंदर समाकारिता है। और उस खास फलन को जो ऐसा करके दिखाएगा वो महापुरुष कहलाएगा, मतलब समाकारी कहलाएगा, उसको समाकारी बोलेंगे। उस फलन को जो ये कारनामा करके देगा, उस फलन का नाम ही समाकारी है। तो समाकारी कोई और नहीं, फलन का नाम है, उस खास फलन का नाम है जो जी से जी डैश में होगा और ये वाला कारनामा करके दिखाएगा, उसका नाम है समाकारी। और ये दोनों हैं जिनके बीच में ये कारनामा हो रहा है, इन्हें बोलेंगे समाकारिता। इस घटना का नाम है समाकारिता। याद रखिए, समाकारी नाम होगा फलन का, फलन को समाकारी बोलेंगे। और जिन दो ग्रुपों के बीच में ये कमाल हो रहा है उनको बोलेंगे समाकारिता। क्या इन दोनों ग्रुप के बीच में समाकारिता है? ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब लाते हैं एक एक ही आच्छादक। समाकारिता के साथ एक चीज और मिलाते हैं जिसका नाम है एक एक ही आच्छादक, 1 1 एंड ऑन टू। वन वन एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू। 1 1 एंड ऑन टू का मतलब होता है एक एक ही, एक एक ही का मतलब होता है एक से एक जुड़ना चाहिए। आपके प्रांत का हर अवयव हर बार अलग बंदे से जुड़ना चाहिए, आपका हर अवयव हर बार अलग बंदे से जुड़ना चाहिए, इसको कहते हैं 1 1। ऑन टू का मतलब होता है कि उधर वाला भी जो आपका सह प्रांत है उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि सह प्रांत में कोई खाली भी रह गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने फलन की परिभाषा में देखा था, फलन की परिभाषा में हमने कहा था कि भैया ये खाली नहीं रहना चाहिए, प्रांत खाली नहीं रहना चाहिए, प्रांत का कोई अवयव ना छूट जाए, इसका ध्यान रखना है। वहां पे कोई खाली छूट जाए तो किसी को कोई टेंशन नहीं होगी, वहां पे कोई खाली छूट गया कोई दिक्कत नहीं, इट्स ओके, है ना, इट्स ओके। समझ रहे बातों को? बात समझ रहे हैं? उधर वाले समुच्चय में अगर कोई खाली रह गया, सह प्रांत में खाली रह गया तो कोई दिक्कत नहीं, इट्स नॉर्मल, इट्स नॉर्मल। पहले वाले में खाली रह गया तो, पहले वाले में खाली रह गया तो फलन नहीं कहलाएगा। जैसे अभी बहुत बहस चलती है, मतलब फेमिनिज्म पैट्रिज्म पे ऊपर चलती है, पुरुष और महिला का जो इक्वलिज्म होता है वो होता है। आप दोनों में ही आप दो चीजें देखेंगे कि अगर एक आदमी आत्महत्या कर लेता है तो कमजोर है, दुर्बल है, दुनिया को फेस नहीं कर पाया, है ना। सोचो, देखो आज का जो समाज है उसके दायरा दिखा रहा हूँ, इस कहानी यहाँ जो अभी समझाया उसी का भेदभाव दिखा रहा हूँ कि अगर कोई पुरुष आत्महत्या कर ले तो कमेंट क्या आएंगे, या उसके बारे में जो इमेज बनाई जाएगी वो क्या बनाई जाएगी कि वास्तविकता को फेस नहीं कर पाया, कमजोर था, बुजदिल था, कायर था, है ना, लड़ना चाहिए था, संघर्ष करना चाहिए था, ये सब चीजें। अगर इसके अपोजिट कोई महिला आत्महत्या कर ले तो शोषित, पीड़ित, बहुत दुख दिया होगा, इस हद तक उसको पहुंचा दिया होगा। गौर करो, दोनों ही आत्महत्या है, दोनों में ही एक आदमी मरा है, दोनों में ही एक आदमी मरा है, लेकिन दोनों के आउटकम
सेम समाज में अलग अलग आएंगे। इसी सेम समाज में दोनों के मरने के बाद की जो कहानियां होंगी वो बदल जाएगी। क्या इंसान जीव नहीं मरा? जीव नहीं मरा, इंसान ही मरा है ना। महिला भी इंसान थी, पुरुष भी इंसान था, तो पुरुष के साथ ये टाइटल्स क्यों और महिला के साथ ये अलग टाइटल क्यों, है ना। तो इस घटना को आप उस तरीके से याद रख सकते हैं कि यहाँ भाई साहब कोई पुरुष मरा है, नॉर्मल है, कोई बात नहीं, कमजोर था चला गया तो अच्छा है, कमजोर था दुनिया को फेस नहीं कर पा रहा था मर गया तो ठीक है। लेकिन यहाँ मुद्दा मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चला जाएगा, यहाँ पे खाली कैसे रहेगी, ठीक है ना। अनइक्वलिटी है ये, देखो है, ये रहेगी, इसको मिटाना संभव नहीं है। बहुत सारे कारण आगे पीछे दिए जा सकते हैं, ये ऐसा है, पहले से ऐसा हुआ, इतिहास में ऐसा था, या उस वजह से ऐसे हम इसलिए प्रत्युत्तर में ऐसा आया, फलाना है, वो ठीक है। लेकिन है ना, समाज में इक्वलिटी कभी भी आप क्रिएट नहीं कर पाते, क्योंकि इक्वल होती ही नहीं है चीजें, तो इक्वल करी भी कैसे जा सकती है। अनइक्वल चीजों को इक्वल करना भी बेवकूफी है ना। जो चीजें बराबर नहीं है, अब एक मछली है ना, उसको अगर हम खरगोश के बराबर रखेंगे, या तो वो इक्वलिटी है ही नहीं। खरगोश स्पेशल है, मछली अपने हिसाब से स्पेशल है, दोनों ही अपने अपने हिसाब से स्पेशल है, वो स्पेशल ही रहने चाहिए। हाँ, विचारों की बात है। तो चलो एक एक आच्छादक पे आते हैं। तो एक एक आच्छादक क्या कहता है, इक्वलिटी वाला कंसेप्ट है कि ना भाई हम इक्वलिटी रखेंगे, हत्या आत्महत्या तो आत्महत्या ही होती है, इसलिए उसको ठीक करेंगे। ना तो उधर कोई मरे ना इधर कोई मरे, ना कोई इधर मरे ना कोई उधर मरे, है ना। तो एक से एक ऐसे, इतना सुंदर होना चाहिए। हर कोई इधर ए का अवयव उधर बी के अवयव से जुड़े, और वो भी अकेले अकेले से। जैसे शादियां होती है, ए की शादी बी से हो गई, A1 की शादी B1 से हो गई, A2 की शादी B2 से हो गई, है ना, अलग अलग ही होता है। A3 की शादी B3 से हो गई, सबकी अलग अलग हो रही है, एकदम अलग, अलग दूल्हा अलग दुल्हन। तो ऐसा कुछ होना चाहिए, और ऐसा कोई भी लड़की ना हो जो कुंवारी रह जाए, और कोई भी लड़का ना हो जो कुंवारा रह जाए। ये लो, अब देखो, परफेक्ट है, कोई कुंवारा नहीं रहा, हर लड़के को जोड़ा मिला है, हर लड़की को जोड़ा मिला है, परफेक्ट। इसे कहते हैं एक एक ही आच्छादक। एक ही आच्छादक की खास बात ये होती है कि जब आप कहते हैं कि आपके दो समुच्चय के बीच में आपका फलन जो है वो एक एक ही आच्छादक है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितने अवयव इधर है, जितने लड़के हैं उतनी ही लड़कियां हैं, और उतनी ही लड़के हैं, बराबर है दोनों। एक एक ही आच्छादक इस बात की गारंटी ले लेता है, जब भी आपका फलन एक एक ही आच्छादक होता है तो वो इस बात की गारंटी लेता है कि हर बंदे का वहां पे एक जोड़ा है, और इकलौता जोड़ा है। हर वधु का एक वर है और हर वर का एक वधु है, एकदम कनेक्ट, 1 to 1 कनेक्शन, इसे 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें जिम्मेदारी बढ़ती है, इसमें आप ज्यादा जिम्मेदारी बनते हैं, है ना। बहुत जबरदस्त होता है, मैथमेटिक्स का आइडिया है 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस का। तो 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अब A1 की जिम्मेदारी B1 के प्रति है, B1 की जिम्मेदारी A1 के प्रति है, क्योंकि दोनों का जोड़ा बना हुआ है ना, तो फिक्स हो गया। तो A1 B1 B1 A1, आप A1 से B1 की जानकारी ले सकते हैं, B1 से, है ना, किसी भी पति से पूछेंगे, जिसकी शादी हुई है पति से पूछेंगे तो बता सकता है कि मेरी पत्नी है, पत्नी से जाके पूछें मेरा पति ये है, तो वो कनेक्ट हो गए दोनों एक, अब वो दोनों एक हो गए, वो दोनों एक हो गए, है ना। कंसेप्ट जो है ना शादी का जो है कि दो शरीर है, आत्मा एक है, तो वैसा कंसेप्ट अब बन गया है, तो दोनों एक हो गए। तो आप जब 1-1 ऑन टू कह देते हैं, इसका मतलब है कि यहाँ का कोई भी अवयव खाली नहीं बचा, यहाँ का भी कोई खाली नहीं बचा, यहाँ का हर अवयव यहाँ से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब जितने अवयव यहाँ है उतने अवयव यहाँ है। एक बात, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, मतलब ए में अवयवों की संख्या बराबर बी में अवयवों की संख्या, पहली बात तो ये। और सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं कि अवयवों की संख्या बराबर है,
ये बात भी कंफर्म है कि ये बात भी कंफर्म हो जाती है साथ साथ में कि एक का एक के साथ जोड़ा भी है, अवयवों की संख्या बराबर है वो तो है ही है, और हर एक का एक के साथ जोड़ा भी है, ये भी कंफर्मेशन है। और ये जोड़े बनाने का काम कौन कर रहा है? वो फलन कर रहा है, वो फलन है जो जोड़े बना रहा है। तो जब आप कहते हो कि आपका फलन एक के आच्छादक है, इस बात से दो बातें पता लग जाती है कि ए में और बी में अवयव बराबर है, साथ ही साथ ये जो फलन है ये मुझे यूनिक जोड़े बना के देगा, इकलौते जोड़े बना के देगा। ये जो फलन है ये सबके इकलौते जोड़े बना के देगा, है ना। रिपीट कर रहा हूं, यहाँ बात समझना। जब आप A1 से पूछोगे कि तुम्हारी पत्नी कौन है, या आप B1 से जाके A1 की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, A1 से B1 की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, B1 से A1 की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसको कहते हैं प्रतिलोम। प्रतिलोम, प्रतिलोम कैसे? जैसे यहाँ पे देखें आप, तो फलन आपका f है, A1 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा B1। A1 की पत्नी कौन? B1। A1 f कौन है? संबंध, पति पत्नी बनाने वाला। तो A1 से पूछोगे पत्नी कौन, तो वो B1 बोलेगा। अगर आप F इनवर्स निकालोगे तो यहाँ पे आराम से F इनवर्स भी निकल जाएगा। F इनवर्स का मतलब पत्नी से पूछोगी पति कौन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कितना कमाल है। तो जब आप कहते हैं कि एक एक की आच्छादक है, इसका मतलब है आप अब रिवर्स में भी जा सकते हैं, आप अब रिवर्स में भी जा सकते हैं, अब आप रिवर्स में भी जा सकते हैं। पति से पूछे कि पत्नी कौन है, और पत्नी से भी जाके पूछ सकते हैं कि पति कौन है, क्योंकि 1 to 1 कनेक्शन होने का ये फायदा होता है। 1 to 1 कनेक्शन होने का फायदा होता है कि आप एक से दूसरे का और दूसरे से पहले की जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या ये चीज दूसरी जगह लग सकती है? जवाब है नहीं। आ जाओ। अगर फलन एक ही की आच्छादक ना हो तो क्या ये इनवर्स वाला कंसेप्ट काम करेगा? मतलब आप रिटर्न आ सकते हैं? जवाब है नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? देखो, अगर आपका फलन एक ही नहीं है तो क्या होगा? A1 से पूछा, उसकी शादी B1 से हुई है, और A2 ने भी B1 से शादी कर ली। अब A1 से पूछा भाई तुम्हारी पत्नी कौन है, तो उसने कहा B1। A2 से पूछा तुम्हारी पत्नी कौन है, तो उसने भी कहा B1। A1 से पूछा तुम्हारी पत्नी कौन है, B1। A2 से पूछा तुम्हारी पत्नी कौन है, B1। अब B1 को जाके पूछा तुम्हारा पति कौन है, B1 चुप। अब B1 चुप, B1 क्या बोले, है ना। तो रिवर्स आना मुश्किल हो गया, जाना तो आसान हो गया, चले तो गए, रिटर्न नहीं आ पाए। अब B1 से पूछो तो B1 कुछ नहीं बोलेगी। क्यों नहीं बोलेगी? मामला फंस गया, B1 फंस गई, है ना। तो ये है, इसलिए हम एक एक की संबंध चाहते हैं। फंस जाते हैं ना, तो हम एक एक की संबंध चाहते हैं, एक एक ही चाहते हैं, एक एक की आच्छादक चाहते हैं। तो ये जरूरी है, एक एक की आच्छादक। इनवर्स भी आ सकेगा, तभी तो कहते हैं कि इनवर्स होने के लिए जो शर्त जरूरी है वो है एक एक की आच्छादक, तभी आपका प्रतिलोम फलन बनेगा। मतलब आप रिवर्स में भी आ सकते हैं, वापस भी आ सकते हैं, कोई डर नहीं है। तो अगर आपका फलन एक ही के आच्छादक नहीं है तो रिवर्स आना मुश्किल हो जाएगा, आप वापस नहीं आ सकते। ठीक है, चलो अब हम इसे मिक्स करते हैं और एक जबरदस्त आइडिया को जन्म देते हैं जिसका नाम है तुल्यकारिता। तुल्यकारिता, आइसोमॉर्फिज्म, तुल्यकारिता, आइसोमॉर्फिज्म। तुल्यकारिता, तुल्यकारिता होता है आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म में हम समाकारिता, देखो कारिता, कारिता यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे एक चीज और है, वो है तुल्यकारिता। तुल्यकारिता, कारिता का मतलब कार्य तो वही होगा, कार्य वही होगा, लेकिन तुल्यता भी बनी रहेगी। तुल्यता भी बनी रहेगी। तुल्यता का मतलब है आप यहाँ पे भी काम करो, वहां पे भी काम करो, दोनों एग्जैक्टली सेम काम करेंगे। मतलब अब हम थोड़ा सा एफ जो है वो स्पेशल मांगेगी कि हमारा जो एफ है, जो जी से जी डैश में है, वो है एक एक ही होना चाहिए, एफ एक एक ही होना चाहिए, एफ आच्छादक होना चाहिए, मतलब ऑन टू होना चाहिए,
और समाकारी होना चाहिए। हमारा फलन एक एक ही होना चाहिए, आच्छादक होना चाहिए और समाकारी होना चाहिए। एक एक ही, आच्छादक और समाकारी, ये तीनों होना चाहिए। अब ये तीनों क्या करेंगे? देखो, ये दो तो गारंटी लेंगे कि 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है, एक से एक का संबंध 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 है। समाकारी इस बात की गारंटी लेगा कि कोई काम आप यहां करो या वहां करो, एक ही बात है, यहां ना कर सको तो वहां जाके कर लो। समाकारिता इस बात की गारंटी लेगी कि किया गया कार्य यहां करो चाहे वहां करो, बराबर है। एक ही आच्छादक ये चीज को बांधेगा कि यहां से वहां के हर आदमी का एक के साथ संबंध है, हर व्यक्ति का यूनिकली दूसरे व्यक्ति के साथ उस के साथ संबंध है, मतलब वो वहां पे उसका रिप्रेजेंटेटिव है, वो वहां पर उसका रिप्रेजेंटेटिव है, जो वो कर रहा है बस वही फैसला मेरा भी फैसला माना जाएगा, वो फैसला मेरा भी माना जाएगा। मान लो मकान बनाना है, मकान बनाना है, ये A1 पति है, ये B1 पत्नी है। A1 मान लो डिफॉल्टर है, A1 को लोन नहीं मिल सकता क्योंकि पहले कोई लोन लिया था, टाइम पे नहीं चुकाया, डिफॉल्टर हो गया। तो A1 लोन मकान बनाने के लिए लोन लेना चाहता था, A1 को नहीं मिला, तो उसने अपनी पत्नी को कहा B1 को कि तुम लोन ले लो। पत्नी ने लोन ले लिया, मकान बना लिया। क्या ये मकान A1 का होगा या नहीं होगा? यह मकान A1 का होगा या नहीं होगा? यह मकान A1 बनाना चाहता था मकान, लेकिन डिफॉल्टर था, नहीं बना पाया। उसने B1 को, अपनी पत्नी को कहा कि तुम लोन ले लो। पत्नी डिफॉल्टर थी नहीं, क्योंकि पति डिफॉल्टर था, पत्नी तो थी नहीं। पत्नी ने लोन ले लिया, लोन ले लिया, मकान बन गया। तो दोनों का मकान हो गया, नहीं हो गया? तो यहाँ पे आपको एक चीज मिलती है कि भैया अगर A1 कोई काम ना कर पाए तो अपनी B1 को कह देता है कि तू कर ले, और करते ही है। यहाँ पे पति पत्नी है तो वो दो ऐसी चीजें करते हैं कि जो मैं नहीं कर पाया तू कर ले, या ये बात मैं उसको नहीं कह सकता तो वो पत्नी को कहता था तुम कह दो, वो कह देती है। कभी पत्नी कुछ नहीं कह सकती, वो पति को कहती है तुम जाके ये बात कह दो, मैं कहूंगी तो ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये दो बात जने दो हैं, ये है एक ही बात इनकी, क्योंकि कहते पति पत्नी एक ही होते हैं, सही में एक ही होते हैं। लेकिन कई बात होती है जो पति नहीं कह पाता, वो पत्नी कह देती है। पत्नी नहीं कहना तो पति चाहता था, लेकिन कह नहीं पाया तो पत्नी ने कह दी, या पत्नी नहीं कह पाई तो पति ने कह दिया। बात एक ही है, मानी एक ही जाएगी, क्योंकि दोनों एक ही है, दोनों एक ही है ना। हाँ, ये समझो, ये बात को, आइडिया को समझो कि क्या है ये आइडिया। ये जो 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भाई ये कर रहा है, अगर इसके पास टाइम है तो ये कर दो, अरे ये नहीं है तो ये कर दो, काम वही हो रहा है, काम सेम ही हो रहा है। जैसे है ना, जैसे तारचंद कह रहा है गैस का कनेक्शन ले लो, सिलेंडर बुक कर दे। सिलेंडर बुक मैं कर दूं, मेरे पास टाइम है तो मैंने कर दिया, नहीं तो मैंने कहा कि तुम सिलेंडर बुक कर दो। अब ये तो है नहीं कि वो सिलेंडर बुक कर रही है तो कहीं और जाएगा, वो भी मेरे घर में आएगा, वही खाना बनेगा। अगर मैं सिलेंडर बुक करता तो भी वही होता, उसने बुक कर दिया तो भी वही हो गया। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और मिल रहा है, जो आप यहाँ नहीं कर पा रहे तो आप वहां जाके कर दो, उससे करवा लो। तो ये जो कारण है ये है तुल्यकारिता। तो आपको ऑप्शन देती है कि यहाँ नहीं हो तो वहां जाके कर लो, ठीक है। तो एक ही के आच्छादक होने का मतलब तो ये हो गया, जैसे मैंने बता दिया, 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होगा आपका, और समाकारिता होगी। अब ये एक ही के आच्छादक जोड़ा क्यों गया? अब थोड़ा सा इसको और समझते हैं। एक ही के आच्छादक की क्या जरूरत थी? एक ही के आच्छादक की बहुत जरूरत थी। खाली समाकारिता से काम क्यों नहीं चल रहा था? खाली समाकारिता में मजा थोड़ा सा कम था। इसलिए था कि अब देखो, ये है आपका ए, ये है आपका बी, ये आपकी इमेज होगी एफ ए, ये आपकी इमेज होगी एफ बी। एफ ए और एफ बी यहां आ गए, दोनों ने संक्रिया की, ये बन गया आपका एफ ए ओ एफ बी। अब आप वहां से रिटर्न आ सकते हैं, उधर से रिटर्न आ सकते हैं, क्योंकि इस बार आपके पास एक एक ही आच्छादक है। एक एक ही आच्छादक होने का मतलब इसका इनवर्स है, तो अब आप इनवर्स आ सकते हैं, यहां से आप उल्टा आ जाओ। और उल्टा आने के बाद आपको क्या मिलेगा पता है? उल्टा आने के बाद आपको क्या मिलेगा? ए संक्रिया बी। यार ए संक्रिया बी तो हमने निकाला ही नहीं, ए संक्रिया बी हमने निकाला ही नहीं। तो अगर आप ए संक्रिया बी नहीं निकाल सकते तो मत निकालो।
अगर आप ए संक्रिया बी नहीं निकाल सकते तो कोई बात नहीं, हमारे पास एक और तरीका है, आप वहां चले जाओ, वहां जाके संक्रिया कर लो और फिर उसका इनवर्स निकाल लो, वो आपका ए संक्रिया बी के बराबर होगा। ये जो रिटर्न टिकट है ना, ये पहले नहीं मिल रही थी, पहले हमें ये रिटर्न टिकट नहीं थी हमारे पास, दिक्कत ये थी। यहाँ देखो, यहाँ आपके पास रिटर्न टिकट नहीं थी, है ना। ये जो रिटर्न टिकट जो है ना, वापस आने की जो टिकट है ना, वो हमें किसने दी, एक एक की आजाद ने, मतलब तुल्यकारिता ने हमें ये रिटर्न आने की टिकट दी कि अब आपको कोई टेंशन नहीं है कि आप ए संक्रिया बी निकाल सकते हो या ना निकाल सकते हो, आप वहां जाके निकाल, आप उधर जाके निकाल सकते हो। चलो ट्राई करते हैं, इसको समझाता हूँ, अजीब ना लगे आप लोगों को, आ जाओ समझते हैं इसको। एक एफ ले लिया आपने, R0 प्लस, R0 का मतलब है उसमें जीरो शामिल है, R प्लस रियल नंबर प्लस और उसमें जीरो शामिल है, संक्रिया है गुणा की, और ये R है, ये प्लस है। अब दोनों आप आराम से चेक कर सकते हो कि दोनों ग्रुप है, दोनों के दोनों ग्रुप है, दोनों के दोनों ग्रुप है, फर्स्ट वन भी ग्रुप है, सेकंड वन भी ग्रुप है, दोनों ग्रुप है, दोनों के दोनों आपके ग्रुप है, चाहे ट्राई कर सकते हो, ये ग्रुप है, कोई दो नहीं, जीरो शामिल है इसमें, R प्लस जीरो का मतलब है जिसमें प्लस की संख्याएं हैं प्लस जीरो शामिल है, शून्य शामिल है। अच्छा शून्य चाहिए होगा, नहीं शून्य नहीं चाहिए होगा, ठीक है, शून्य बाहर है, विदाउट जीरो है, वैसे तो R प्लस ही बोल दो, फिर जीरो बोलने की क्या जरूरत है, ठीक है। लो थोड़ा सा और परफेक्ट कर देता हूँ, R प्लस ही बोल देते हैं ना, फिर R प्लस का मतलब अपने आप ही जीरो बाहर हो जाएगा, हाँ अब ठीक है, अब सारा ठीक है। अब इसमें R प्लस है मतलब सारी धनात्मक संख्याएं, सारी धनात्मक संख्याएं हैं, हाँ वो मैंने छोड़ दिया जीरो, और गुणा की संक्रिया है, ये ग्रुप बनाएगा, आप चेक कर सकते हैं, तत्समक अवयव एक होगा, तत्समक अवयव इसका एक होगा, ठीक है, और ये ग्रुप बनाएगा गुणा के लिए और ये बनाएगा जोड़ के लिए। अब यहां अगर हम देखें और यहाँ पे हम फलन लगाएं, एफ एक्स बराबर लोग एक्स, एफ एक्स बराबर लोग एक्स, जो हम अभी पढ़ रहे थे वो यही है, लोग बेस में 2 ले लेता हूं, बेस में 2 ले लिया, लोग 2x, ठीक है, बेस में लोग 2x ले लिया। अब ये आपका दर्शाता है, लोग क्या करेगा, ये यही करेगा कि यहाँ का कोई भी काम आप वहां जाके कर सकते हैं, यहाँ का कोई भी काम आप वहां जाके कर सकते हैं, कैसे, हाँ जो मान लो ये आपका पहला है R प्लस संक्रिया गुणा की, ये आपका दूसरा है, दूसरा ग्रुप जो R प्लस है। अब यहाँ पे आपने कोई दो नंबर लिए, यहाँ पे आपने कोई दो नंबर A और B उठाए और आपको उनकी गुणा करनी है, क्योंकि यहाँ पे संक्रिया गुणा की है तो आपको गुणा ही करना होगा, तो आपको उनकी गुणा करनी है, आपको A गुणा B निकालना है कि A गुणा B कितना आएगा, और आप इस बात में मान लो गुणा जो है वो काफी बड़ी है, आपको बड़ी लग रही है और आप चाहते हैं कि नहीं गुणा का कोई विकल्प हो जाए, तो हो जाएगा। पहले आप इसकी इमेज निकालो, आप यहां आ जाओ, ये इसकी इमेज आ गई एफ ए, यहां इसकी इमेज आ गई एफ बी, ठीक है, यहां आ गए। अब आप यहां आ गए तो आपको क्या करना होगा, इन दोनों को जोड़ना होगा, क्योंकि यहाँ पे संक्रिया प्लस की है, तो यहाँ आपने इन दोनों को जोड़ दिया, ये आपका हो गया एफ ए प्लस एफ बी, हो गया। अब आप एफ ए प्लस एफ बी का इनवर्स निकाल लो, ये करते ही आप यहां जाओगे, आपको वो मिल जाएगा कि ए गुणा बी कितना है, ए गुणा बी कितना है। अब आपने गुणा की नहीं, आपने तो क्या किया, इमेज निकाली
और जोड़ किया, इमेज निकाली और जोड़ किया और वापस इन्वर्स किया, ये आपका कहलाता है log लिया, log लेके आप यहाँ आ गए, फिर log को जोड़ दिया और जोड़कर बाद में एंटी log निकाल लिया, वो आपका a गुणा b के बराबर है, ये आपका a गुणा b आ गया। अब आपने यहाँ कुछ नहीं किया, करना तो यहाँ चाहते थे, यहाँ देखना चाहते थे, लेकिन आप कहीं और से होते हुए आए जहां पे आपको गुणा करना ही नहीं पड़ा बल्कि जोड़ से ही आपका काम हो गया। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, एक संख्यात्मक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको 16 और 64 की गुणा करनी है, 16 और 64 की गुणा करनी है। अब 16 और 64 की गुणा बड़ी है तो आपने क्या किया, 16 और 64 को चेंज कर लिया, फलन का मान कितना आएगा, 16 पे कितना आएगा, 16 रखोगे तो 16 आपका हो गया log 2 16 log 2 16 यानी 2 की पावर 4, 4 आगे आ गया, log 2 2 हो गया, log 2 2 का मान 1, ये 4 आ गया, तो ये बन गया 4, यहाँ आ गया आपका 4। ऐसे ही आपने 64 लिया, 64 का मान निकाला कि वहां पे 64 कितना बन जाएगा, वहां पे 64 कितना बन जाएगा, 64 का मतलब होगा 2 की पावर 6, तो ये 6 आ गया, log 2 2, तो ये 6 आ गया, तो ये आपका 6 बन गया, बन गया। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इनको जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ा 2 + 4 + 6 कितना आ गया, 10। अब गौर करो 10 कब आता है, 10 किसके लिए आएगा, 10 किसके लिए आएगा, तो वो आ जाएगा आपका 1026 के लिए, 1024 के लिए, सॉरी, क्योंकि 1024 जो है वो 2 की पावर 10 होगा, 24 जो होगा 2 की पावर 10 होगा, तो 10 किससे कनेक्ट होगा, 1024 से, क्योंकि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ 16 जो है वो 2 की पावर 4 है तो वहां 4 आ गया, 64 जो है वो 2 की पावर 6 है तो वो 6 आ गया, तो 1024 2 की पावर 10 है तो 10 आया, इसका मतलब यहाँ 1024 आएगा, तो ये आपका 1024 आ गया। अब आपने यहाँ पे गुणा नहीं की बल्कि आपने जोड़ किया है, आपने जोड़ किया है और जोड़ करके आपने आंसर निकाला है। करनी गुणा थी, करनी गुणा थी, लेकिन आपने गुणा नहीं किया, बदले में आपने क्या किया, जोड़ किया, क्योंकि कोई और ग्रुप ऐसा है जो आपसे कहता है हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे यहाँ आपको इतनी माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी, हम आपका काम आसान कर देंगे, आपको सिर्फ यहाँ पे जोड़ना और घटाना पड़ेगा, है ना। समझ में आ गया बात आपको। जैसे फॉरेन में जाते हैं तो वहाँ पे लॉन्ड्री हाउसेज होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे कपड़े धोने के लिए हम खुद अपने घर में वॉशिंग मशीन लगाते हैं, पानी का कनेक्शन लेते हैं, सब लेते हैं। अगर फॉरेन में जाते हैं तो वहाँ पे लॉन्ड्री हाउसेज वो रखते हैं, बाकी जो अपने घर में रखते हैं वो तो है ही, लेकिन लॉन्ड्री हाउसेज होते हैं, उनमें जाइए आप, पैसा दीजिए और जाके अपने कपड़े धो के ले आइए, पानी उनका, मशीन उनकी, डिटर्जेंट उनका, सारा सामान उनका, आपको तो सिर्फ अपने कपड़े ले जाने हैं और वो आपको एक टाइम दे देंगे 1 घंटे का कि 1 घंटे आप अपनी मशीनें काम में लीजिए, तो 1 घंटे में अपने कपड़े वपड़े धो लेके साफ करके वापस घर पे आ जाओ। तो सेम ऐसे इन्होंने सुविधा कर दी कि भैया गुणा मत करो, आप वहां जाके आ जाओ, सब कुछ हमारा है, यहाँ पे सॉल्व करो, वापस आ जाना, आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैंने देखा यहाँ हमने कुछ सॉल्व नहीं किया, यहाँ कुछ भी सॉल्व नहीं किया, सारा सॉल्यूशन हमने यहाँ किया और वापस आंसर लेके आ गए। तो ये है तुल्यकारिता। तुल्यकारिता आपको विकल्प देती है कि भैया कोई ये चीज करने के बजाय आप वहां पे भी वो चीज करके ला सकते हो, ये है तुल्यकारिता। और अब ये आइडिया क्या समझाता है, ये आइडिया हमें ये समझाता है कि यह चीज और यह चीज एक ही है, ये दिखने में अलग अलग होंगे, लेकिन यहाँ पे किए गए काम को यहाँ पे करवाया जा सकता है या यहाँ पे किए गए काम को यहाँ करवाया जा सकता है ना। ये कमाल का कंसेप्ट है। और तुल्यकारिता आने के बाद में हमारा दिमाग बहुत खुल गया, फिर हमें समझ में आया कि जिन चीजों को हम एक एक करके सोच के बैठे थे, आओ अब एक तुल्यकारिता का एक और बम फोड़ते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, ए बी बिलोंग्स टू आर, और संक्रिया ले लेते हैं प्लस की, गुणा की भी ले सकते हो। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक समुच्चय लेता हूं मैट्रिक्स का जिसका नाम है एम, ये मैट्रिक्स है।
और संक्रिया है प्लस की। अब ये दोनों जो है ये तुल्यकारी है, ये दोनों तुल्यकारी है। ये तुल्यकारी का साइन होता है। अब आपको अजीब लगेगा, मैट्रिक्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर के तुल्यकारी है। जवाब हाँ, ये मैट्रिक्स एग्जैक्टली वही काम करेगी जो काम आपके कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे हैं। यह मैट्रिक्स सेम वही काम करेगी जो काम आपका ये कर रहे हैं। चाहो तो आप ट्राई करके देख सकते हो, कुछ भी आप यहाँ पे ट्राई करके देख सकते हो। चलो ट्राई करके दिखाता हूँ, दो नंबरों को जोड़ के दिखाता हूँ। एक Z1 ले लिया, A1 प्लस आइटा B1। जब मैं ऐसे यहां लूंगा तो वहां पे एक मैट्रिक्स आ जाएगी, है ना। इसमें क्या हो रहा है, जब यहाँ ए बी आ रहे हैं तो यहाँ आपके ए बी आ रहे हैं, यहाँ आपके बी और माइनस बी, यानी जो आपका रियल पार्ट है वो रियल पार्ट तो यहाँ लिखा जा रहा है, और जो इमेजनरी पार्ट है वो यहाँ लिखा जा रहा है। ऐसे एक बार प्लस में, एक बार तो जो है वो लिखा जा रहा है, एक बार माइनस में लिखा जा रहा है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा। तो इसकी मैट्रिक्स क्या बनेगी, वहां पे इसका संगत अवयव, जैसे जैसे मैंने बताया था यहाँ वर है वहां वधु है, तो इसकी वधु कैसी होगी, ऐसी। उसमें मैं M1 नाम दे देता हूँ, A1 B1 माइनस B1 A1, ठीक है। यहां आप ले लो Z2 A2 प्लस आइटा B2 M2 A2 B2। अब एक काम करो, इनको जोड़ो और इनको जोड़ो। A1 प्लस A2 प्लस आइटा B1 प्लस B2। उधर देखो M1 प्लस M2, और मिला लो। जो जोड़ वरों ने दिया है वही जोड़ वधुओं ने दिए। ट्राई कर सकते हो। इससे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर बनाए तो ये बनेगा नहीं बनेगा, इससे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर बनाए तो ये बनेगा या नहीं बनेगा, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर से ये मैट्रिक्स बनाए तो यही बनेगी ना। इससे यही मैट्रिक्स बनेगी, इसी से यही कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। और जोड़ में जैसे ये कर रहा था, जो जोड़ ये बना रहा है वही जोड़ ये बना रहा है। और अजीब तो आपको तब लगेगा जब मैं कहूंगा कि गुणा भी सेम है इनकी। अगर आप सोचो कि सिर्फ जोड़ सेम है, जोड़ तो चलो आ सकता है, गुणा भी सेम है, इनकी गुणा भी सेम है। आ जाओ ट्राई करवाता हूँ आपको, इनकी गुणा भी सेम है। चलो दो की गुणा करके देखते हैं। A1 प्लस आइटा B1 A2 प्लस आइटा B2, गुणा करने पर आएगा A1 A2 प्लस आइटा A1 B2 प्लस आइटा B1 A2 B1 B2, A1 A2 माइनस आइटा ये आया, ठीक है। इनकी गुणा की, ये किया, ये आपका आ गया, ठीक है। अगर इसकी मैट्रिक्स बनेगी तो ये बननी चाहिए, अभी बना ही नहीं है, बता रहा हूं। अगर मैट्रिक्स जब इसकी बनेगी तो ये बनेगी। ये रियल नंबर है, रियल नंबर आपके यहां आएंगे, और आपका जो इमेजनरी नंबर है वो यहां आएगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। जो इसकी वधु बनाओगे वो ऐसी होगी। ठीक है। अब ये तो हमने वर से वधु बनवा ली, वरों से वधु बनवाई है। अब वधुओं से वर बनवाते हैं, देखते हैं वो क्या बना के देते हैं। चलो अब इनकी वधुएं ले लो।
M1 A1 B1 माइनस B1 और A1। ये पहले की वधु, साथ में लिख देता हूँ M1 गुणा M2। ये पहले की वधु, ये दूसरे की वधु। और दोनों की गुणा, जो मैट्रिक्स वाली गुणा होती है, क्योंकि मैट्रिक्स है तो ऑब्वियसली बात है मैट्रिक्स वाली गुणा करेंगे। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, मिला लो इसको। ये हमने वधुओं से वर बनवाया है। थोड़ा क्रम से लिख दूं, ये लो और मिला लो। अगर इसका कॉम्प्लेक्स नंबर बनाए, तो क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर ये बनेगा A1 A2, रियल भाग बनेगा A1 A2 B1 B2 प्लस आइटा, काल्पनिक भाग बनेगा A1 B2 प्लस A2 B1। वही आया। ओए धन्य तेरा, मरवा दिया। कितना कमाल है, मतलब मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो सारा कर रही है। जो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर रखा करते हैं वो सब कुछ मैट्रिक्स में कर सकती है, इसलिए मैट्रिक्सों का बोलबाला है। मैट्रिक्स आपके कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्लेस कर सकती है, मैट्रिक्स आपके कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्लेस कर सकती है। यहाँ पे गुणा और डाल दूं तो ये गुणा के लिए भी काम करेगा। आप इस मैट्रिक्स पे सब कुछ कर लीजिए, जो आप कॉम्प्लेक्स नंबर पे करना चाहते हैं वो सारा यहाँ हो जाएगा। सब कुछ जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, आप सब यहाँ कर लीजिए, यहाँ वो सब हो जाएगा। और सबके सब आंसर आपको कॉम्प्लेक्स नंबरों में कुछ समझ नहीं आए यहाँ पे, यहाँ कोई भी दिक्कत हो तो वो यहाँ ला के करवा लेना। अगर वहां आपको कोई भी दिक्कत आए तो वो आप यहाँ के करवा लेना, फिर बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज कर लेना, या कुछ कॉम्प्लेक्स नंबरों में करके बाद में मैट्रिक्स में चेंज कर लेना। तो ये आइडिया। अच्छा, ये सवाल अगर आप सोचोगे ये सवाल मैंने बना के दिया, ना, ये सवाल फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है, फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है। और ये पूछा गया है कि निम्न में से सम्मिश्र संख्याओं के तुल्य कौन है। ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है, शायद 2018 की जो भर्ती थी फर्स्ट ग्रेड की, उसमें ये सवाल आया था कि 2018 में आया था या 2022 में आया था, 22 में शायद 2018 में आया था, 2018 के सवाल में आया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस समुच्चय के तुल्यकारी है। इसका मतलब था यही कि भाई वो काम जो आप कॉम्प्लेक्स नंबरों में कर सकते हैं वो सारा काम आप इस मैट्रिक्स के साथ, जो मैट्रिक्सों वाला जोड़ है, जो मैट्रिक्सों वाला गुणा है, मैट्रिक्सों वाला जोड़ और मैट्रिक्स वाला गुणा लेकर वही सब चीज आएगी जो यहाँ आती है। सब कुछ वैसा का वैसा ही आएगा, बस यहाँ पे थोड़ा वो मैट्रिक्स फॉर्म में आएगा, यहाँ आइटा फॉर्म तो अलग होगी ये तो तय बात है। जैसे मैंने पहले कहा था, मेरा घर बिल्कुल अलग तरीके का होगा, मेरे पड़ोसी का घर बिल्कुल अलग तरीके से होगा, है ना। वो तो घर अलग अलग होना ही है, तो इसका घर अलग है, यहाँ के जो जीव जंतु है वो अलग प्रकार के हैं, यहाँ के जीव जंतु अलग प्रकार के हैं। लेकिन बात हम जीव जंतुओं की नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बात करें जैसे वर अलग होता है वधु अलग होता है, जो वधु है वो वर नहीं हो सकती, जो वर है वो वधु नहीं हो सकता। लेकिन बात है कनेक्शन की, क्योंकि जो दोनों कर रहे हैं वो एक ही चीज कर रहे हैं, कर एक ही चीज रहे हैं, कर एक ही रहे हैं। आइडेंटिटी दो है, अलग अलग है, लेकिन वो इस तरीके से कनेक्टेड है कि इसने जो भी करेगा उसका फायदा उसको भी मिलेगा, दोनों को मिलेगा। तो यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ ये कर दे तब भी इसी के काउंट होगा, और ये कर दे तो भी। दोनों के मत मिल गए। तो कुछ यहाँ इससे नहीं हो रहा हो तो इससे करवा लो, इससे नहीं हो रहा हो तो इससे करवा लो, बात एक ही। और फिर ये समझाता है कि ये रिप्लेसमेंट है, ये रिप्लेसमेंट है। अगर किसी दिन ये गायब हो भी जाए, कोई कहे कि कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आए थे, मत आओ। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं भी आए हुए होते
तो आप इससे भी काम चला सकते हैं। इसका मतलब है कि मैट्रिक्स जो है वो डोमिनेटिंग है। अभी आपको वेक्टर भी दिखाऊंगा कि वेक्टर जो है उसको भी आप मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। जो वेक्टर होते हैं उसको भी आप मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। यानी मैट्रिक्स जो है वो ज्यादा बड़ी थ्योरी है। मैट्रिक्स लास्ट में जैसे लिए आप जब आप आगे पढ़ते हैं तो धीरे धीरे आपकी सारी गणित को मैट्रिक्स रिप्लेस करने लग जाती है, क्योंकि मैट्रिक्स जो है वो एज ए रियल नंबर भी काम कर सकती है, एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर भी काम कर सकती है, एज ए वेक्टर भी काम कर सकती है, और एज ए और भी बहुत सारी चीजें जो है मैट्रिक्स कर सकती है। तो इसलिए हम आगे जैसे जैसे आप बढ़ते हैं तो आप बाकी सब चीजों को हटाते चले जाते हैं और मैट्रिक्सों को जोड़ते चले जाते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स से आप सबकी जगह ले सकती है। मैट्रिक्स से आपके बीच जो नीचे वाली गणित है उसकी सबकी जगह मैट्रिक्स ले पाती है, इसलिए वो सब रिप्लेस हो जाती है। तो देखा क्या कमाल है। और ये आइडिया किस वजह से आया? तुल्यकारिता की वजह से। तो चलो, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। और आज हमारी 4 क्लासेस है, एक अभी 12 बजे फिर से होगी लोगरिथम वाली, और फिर उसके बाद में एक 4:30 बजे रहेगी ग्रुप थ्योरी को, इसकी थ्योरम वॉरम जो है वो पढ़ेंगे, और फिर एक शाम को रहेगी जिसमें गाइडेंस क्लास रहेगी, थोड़ी चर्चाएं करेंगे, बातचीत करेंगे। कोई बात नहीं, याद आ जाएगी, मैट्रिक से पढ़ेंगे तब याद आ जाएगी। तो कुल मिला के जो है ना, एक्चुअली आइडिया को कंसिडर करिए कि आइडिया कितना शानदार है, क्या अलग आइडिया है। ये सिर्फ नाम नहीं है, तुल्यकारिता, समाकारिता, ये एक विचार है, और एक ऐसा विचार है जो आपको इक्विवेलेंट सेट देता है कि भाई कोई चीज को जरूरी नहीं है कि आप यहाँ कर पाए, आप इसको यहाँ भी कर सकते हैं और सेम रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। यहाँ करने के बजाय आप यहाँ भी कर सकते हैं। तो जब भी आप किसी को गणितीय रूप से तुल्यकारिता कहेंगे तो इसका मतलब है कि ये एक दूसरे के रिप्लेसमेंट है, ये एक दूसरे के रिप्लेसमेंट है, आप इसकी बजाय ये कर सकते हैं, है ना। अभी क्या क्या चीजें ये शेयर करेंगे उसके ऊपर और बात करेंगे। कोटि निकालने में भी मदद मिलेगी, प्रतिलोम निकालने में भी मदद करेगी, तत्समक निकालने में मदद करेंगे, क्योंकि ये दोनों सेम है। जो कुछ यहाँ हो रहा है वो सब कुछ वहां हो रहा है, तो फिर हम उसकी मदद से इसके बारे में पता लगाएंगे। तो ये आगे जो लेक्चर होगा उसमें बात करेंगे, ठीक है। चलो, उम्मीद करता हूँ कि आइडिया, बेसिक आइडिया आपको समझ में आ गया होगा। और अगली क्लास में लोगरिथम वाली क्लास है, थ्योरी वोरी पढ़ के आइएगा, है ना। फिर मिलते हैं आपसे। हाँ, तो मुझे भेज दो, कोई चीज़ नहीं समझ में आया तो उसकी फ़ोटो खींच के मुझे भेज दो, और फिर जब मैं क्लास लूँगा तो उस समय उसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये चीज़ क्या थी। कोई चीज़ में अगर आपको डाउट आ जाए तो आप अपने लिख के चैट बॉक्स में उसकी फ़ोटो भेज दो, फिर मैं उसको पढ़ लूँगा। पढ़ने के बाद में जब क्लास में पढ़ाऊँगा तो उस समय उस डाउट को क्लियर करवा दूँगा। हाँ, एक विचार जो दुनिया बदल दे। व्हाट एन आइडिया सर जी, है ना। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से।